हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। A very, very, very warm hello, welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बौरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ वर्ल्ड मैपिंग की एक और क्लास। याद रखें, आज की एक क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कारण क्या है? तो याद रखिए कि आज की इस क्लास में बेसिकली मैं जो है वो 100+ कंट्रीज एंड विल ट्राई के वो सारे देश जो कभी न्यूज में रहते हैं या फिर उनसे रिलेटेड कोई काम की चीज आपको पता होनी चाहिए, उन सभी को मैप पर प्लॉट करेंगे। याद रखें, केवल नक्शे पर उन्हें प्लॉट करना हमारा उद्देश्य नहीं है। आज की इस क्लास में हम उनके बारे में एसेंशियल इंफॉर्मेशंस भी देखेंगे। याद रखें कि इस सीरीज में स्टार्टिंग के जो वीडियोस होंगे इसमें मैं पूरे वर्ल्ड को कवर करते हुए बनाऊंगा। इसके पश्चात जो है क्लासेस हमारी स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंगली हो जाएंगी। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस है, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनसे रिलेटेड यूपीएससी हमेशा प्रश्न पूछा करती है। बस रिक्वायरमेंट ये है और समस्या ये आती है कि वो जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स अदर कहीं नहीं आते हैं, यानी कि दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट, वो किसी और सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होते। अब इस समस्या का समाधान ये है कि उसे हम मैपिंग के, इसे आप ऐसा समझें कुछ ऐसा मिसलेनियस पार्ट होता है जो कहीं कवर नहीं होता और वो पेपर में जरूर आता है, वो सारा कुछ हम मैपिंग में देख लेंगे। अब याद रखें कि यहां इसेंशियल रिक्वायरमेंट है। मैं आपसे कहूं तो मेरी एक एडवाइस हमेशा याद रखें, इस चीज को कंसोलिडेट करें कि जिस माध्यम से आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं ये माध्यम सबसे बेस्ट है। आप लेक्चर को 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हैं। आप पहले प्रयास करें कि पूरा लेक्चर सुने, इंजॉय करें उस लेक्चर को, और जब वो पूरा आप सुन लें उसके बाद पेन कॉपी उठाकर उसे नोट डाउन करना स्टार्ट करें। डोंट ट्राई टू मेक नोट्स व्हाइल यू आर लिसनिंग द वीडियो फर्स्ट। पहली बार में वीडियो को देखने पर उसे लिखने का प्रयास ना करें, पहला चीज। दूसरी चीज याद रखें कि आपने वीडियो को एक बार देखा, दूसरी बार नोट्स बनाए, अब फास्ट फॉरवर्ड करके, वैसे मैं ऐसे भी थोड़ा जल्दी बोलता हूं, फाइन, बट फिर भी आप एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके एक बार और देखें। ये तीसरी बार देखना आपके ऊपर है, आपकी श्रद्धा के ऊपर है, जितना आपके अंदर डेडिकेशन है आप उसके अकॉर्डिंगली देखें। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि जो मैराथन क्लास हुई थी उस क्लास के वीडियो का पूरा जो कंटेंट है आप उसे कॉपी पर उतार लीजिए। एनसीईआरटी में जहां पर मैंने जो है वो इंडियन ज्योग्राफी का जो है 80-90% पोर्शन कवर करा था और साथ में वर्ल्ड का जो है वो बेसिस से स्टार्ट कर दिया था। फिजिक्स जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी है उसका आधार बना दिया था मैंने, फाइन। तो याद रखें कि आपको उसका पूरा नोट्स बनाकर जो है प्रिपेयर करना है। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लें, वीडियो आपके सामने होगा, पीडीएफ आपके सामने होगी, उसे जो है पूरा उतार लें। मेरी इच्छा ऐसी होती है कि मैं जो है आप लोगों के जो है वो सामने आऊं और फिर ये बात कहूं कि समझो इस चीज को कि इसमें एक पहलू और आता है। यहां आपके और मेरे बीच में ये जो डिस्टेंस है, फाइन, ये कवर और हो सकता है अगर आप हमारे P2I बैचेस में आ जाओ और फिर आप समझो कि जो डिस्टेंस है ना, क्लास में लाइव हैंड रेज करके आप जो है वो टीचर से ऑडियो वीडियो में बात कर पाएंगे, उससे इंटरेक्ट कर पाएंगे। ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो थोड़ा सा बचा हुआ है, इसे भी हमें कवर कर लेना चाहिए। समझे, इस चीज को बहुत टफ नहीं है, ये मेरी जेन्युइन एडवाइस है। अगर आप जो है वो मेरे नियर बाय रहने वाले कोई जो है वो पर्सन होते तो भी मैं आपको यही एडवाइस देता कि डियर, तुमको इस बैच को ज्वाइन कर लेना चाहिए। बैच ज्वाइन करने से मेरा आशय क्या है, याद रखें, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं स्पष्ट बताऊं तो याद रखें कि आप तक वो कंटेंट, अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, देखिए मैं सही बात बताऊं तो ये एंटरटेनिंग वीडियोस नहीं होते, फाइन, ये एंगेजिंग वीडियोस नहीं होते। यहां हरदम आपको जो है अपना दिमाग कॉन्सेंट्रेट करके रखना पड़ता है। आप इसे देख रहे हैं, इसका मतलब आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, और इस कारण ही आप पाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये सीरीज जो है वो मैपिंग की कोई बहुत कोई वायरल जा रही हो। मैं आपको स्पष्ट बताऊं तो एक सिंपल मैनर में प्रोपोगेट होती है, फाइन। रीजन क्या है, ये सिर्फ डिजर्विंग कैंडिडेट्स ही इसे देखेंगे, जो सच में पढ़ना चाहते हैं ये उसे देखेंगे। अब मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आप डिजर्विंग हो और आप इतनी मेहनत कर रहे हो यूट्यूब पर ही, तो क्यों ना, ऐसा नहीं है, पहले ये बहुत बड़ा, जिस समय हम तैयारी करते थे उस समय ये बहुत बड़ा मिथ था और एक बहुत बड़ा पहलू भी था कि सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है बहुत महंगी तैयारी है। आपको दूसरी सिटी में शिफ्ट होना पड़ता है, साल भर अपने आप को सस्टेन कराना पड़ता है। सोच कर देखिए, जिस समय हमने तैयारी करी होगी या एक जनरेशन ने तैयारी करी होगी, उस समय जो अपने आप को एक सिटी से दूसरे सिटी लाना, वहां पर पूरे खर्चे के साथ अपने आप को मेंटेन करना कितना बड़ा कॉस्ट होगा, और उसके बाद फी देना लाखों में, सो अलग। अब इसका एक समाधान है, सिंपल सा, टीचर और विथ क्वालिटी कंटेंट। याद रखें कि स्टडी IQ इज फेमस फॉर देयर क्वालिटी कंटेंट। याद रखिए कि आपको ये क्वालिटी कंटेंट आपके घर पे पीसी पे मिल रहा है, आपके मोबाइल पर मिलेगा। आप बस थोड़ा सा जो बैरियर बन रखा है
इसे हटाएं। याद रखें कि पैसे हमेशा कम ही होते हैं, आर्थिक स्थिति कभी भी किसी की अच्छी नहीं होती। बस आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, आपके लिए प्राथमिकता क्या है, ये बड़ा जो है वो पहलू होता है। आपके घर में टीवी होगी, आपके घर में जो है आपके पास मोबाइल है तभी आप इसे देख रहे हैं। इन सभी के कॉस्ट को अगर आप मिला लें तो आपके फ्यूचर के कॉस्ट से बड़ा नहीं है। और ये कोर्सेज जो है वो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो क्वालिटी कंटेंट है इसमें, उसके अकॉर्डिंगली प्राइस बहुत बेयर मिनिमम है। आप इस पे आए, इसमें ना मेरा स्वार्थ है ना स्टडी IQ का स्वार्थ है, इसमें आपका एम है, आपके लिए इसमें कंटेंट है, आपकी सफलता इसमें छुपी हुई है। फाइन। तो जो आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो 10 अक्टूबर को 2025 के लिए जो है वो 2024, 2025 और 2026 इसके लिए बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। अगर आप इसमें 10 अक्टूबर से पहले प्रिवेल कर पाएंगे तो आपको जो है वो बेयर मिनिमम कॉस्ट भी पे करना पड़ेगा, ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी भी होगा। क्लियर? तो कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी इसका पार्ट बने। आप किसी भी फैकल्टी का कोड यूज करें, आपको जो है जैसे मेरा कोड है AK लाइव, इस प्रकार से आप ऐसे ही अपने जो है वो फैकल्टीज का कोड यूज करें और उस कोड को यूज करके जो है आप इस बैच का पार्ट बने। ये मेरी एडवाइस है उन स्टूडेंट्स के लिए जो खासकर सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। फाइन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, आज की इस क्लास में बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं, तो मोर देन 100 कंट्रीज को हम एक मैप पर प्लॉट करेंगे, उनके बारे में समझेंगे, उनके जियोपॉलिटिकल लोकेशन को देखेंगे, उनका लोकेशनल एनालिसिस देखेंगे। और याद रखिए, केवल कंट्रीज को मार्क नहीं करेंगे, हम बेसिकली कंट्रीज को अपने दिमाग में प्रिंट कर लेंगे। अगर मैं कहूंगा नाइजीरिया, अगर मैं कहूंगा घाना, मैं कहूंगा टोंगा, मैं कहूंगा बुर्किना फासो, मैं कहूंगा माली, या फिर मैं कहूं बुल्गारिया, रोमानिया, रशिया, यूक्रेन, टर्की, जॉर्जिया, तो आपको ये सारे क्रम से याद होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर न्यूज आई सर्बिया में जो है वो रशिया के द्वारा स्टार्ट करा गया इंटरवेंशन के कारण प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कोसोवो में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, या फिर क्रीमियन पेनिनसुला में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, स्थमस ऑफ क्रा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, या फिर चाइना जो है इंटरवेंशन प्ले कर रहा है वियतनाम और लाओस के कॉरिडोर में, या फिर चाइना का इंटरवेंशन है कोरियन पेनिनसुला के ऊपर। अब ये सारी चीजें आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। न्यूज आई और आपको तुरंत उसका लोकेशन दिखना चाहिए, उसके आसपास के नेबर कंट्रीज दिखने चाहिए। और याद रखिए कि जब आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देने जाएंगे, ये क्लास आपके लिए रिवॉल्यूशनरी प्रूफ होगी। आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। आपके लेवल को अगर मैं कहूं, आपका नॉलेज अगर इधर है तो केवल और केवल इतना समझ लेने से कि देश कहां आते हैं, आपको बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। आप जब कभी पढ़ेंगे लैटिन अमेरिका के बारे में, आपको पता है लैटिन अमेरिकन नेशंस जो है वो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, वहां फुटबॉल काफी फेमस है। आपने कहीं सतही तौर पर इसे न्यूज में सुना है, लेकिन आपको एग्जैक्टली नहीं पता लैटिन अमेरिका कहां आता है। जब आपको पता चलेगा उरुग्वे, पैराग्वे, ये सारे नेशन कहां आते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि नेशंस के बारे में ये फुटबॉल खेलते हैं। अब जब आप फुटबॉल खेलते हैं तो आपके दिमाग में परसेप्शन बनेगा, कुछ एक पिक्चर बनेगी उन देशों के बारे में जिसे आप लॉजिक जनरेट कर पाएंगे। एंड यूपीएससी द ओनली गेम ऑफ लॉजिक्स। अगर आपके लॉजिक स्ट्रांग है, आपका आंसर अच्छा होगा। अब यहां लॉजिक बिल्ड करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पोर्शन इज द बेस्ट पार्ट। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने अगर इससे कंसोलिडेट कर लिया तो आप आगे इस जर्नी में बेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो कॉन्टिनेंट को मार्क करते हुए, अब यहां पर मेरी आप सभी से एक्सपेक्टेशन है कि आप सभी फ्री हैंड मैप बनाना जो है वो सीख लें। मैं बार बार कहता रहूंगा जब तक आप लोग जो है वो बनाना नहीं सीखते। फाइन। तो ये हमने जो है वो उत्तरी अमेरिका ड्रॉ करा। याद रखें यहां से हमने जो है वो दक्षिणी अमेरिका ड्रॉ करना स्टार्ट करा कुछ इस प्रकार से। और इसी तरह से जो है हम ये जो है वो मैप बना रहे हैं किसका, साउथ अमेरिका का। यहां याद रखिए कि मैं ये पहले से मैप प्रिपेयर करके रख सकता हूं। कारण ये है कि आप इसे बनाते हुए देखेंगे तो समझेंगे किस प्रकार से ड्रॉ करना है। क्लियर? अब इसी प्रकार से आप जाएंगे तो यहां आपको जो है वो इस प्रकार से दिखाई देगा। ये है, जस्ट अ सेकेंड, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये वाला पार्ट जो है वो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। इसी प्रकार से आप चलते हुए आएंगे तो यहां पर आपको जो है वो हडसन की खाड़ी दिखेगी। कल की क्लास में मैंने आपको ये पूरा पार्ट जो है वो एक्सप्लेन कर रखा है। इसी प्रकार से आप चलते हुए आएंगे तो ये पार्ट जो है वो बनकर रेडी है। इस प्रकार से आपको यहाँ कुछ द्वीप दिखाई देंगे, बेरिंग सागर है। क्लियर? इसी प्रकार से याद रखिए कि इस स्थान पर कुछ इस तरीके से आपको ग्रीनलैंड दिखाई देगा। इस तरीके से जरा सा इसे शिफ्ट कर लें, अदरवाइज आपको जो है वो देखने में थोड़ी समस्या होगी। इसी तरह से आएंगे तो याद रखें कि यहां पर, याद रखें कि इस स्थान पर आपको दिखाई देगा ये है कुछ इस प्रकार से अफ्रीका। इस तरीके से आप आएंगे तो ये आपको जो है वो दिखाई देगा अफ्रीका का जो है पूर्वी कोस्ट वाला पार्ट। ये है हमारा जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहाँ पर जो है
वो आएगा सोमालिया, इथियोपिया, नीचे आएंगे तो युगांडा, केन्या, तंजानिया, और इस प्रकार से नेशंस का ऑर्डर होगा। इस प्रकार से चलते हुए आएंगे तो ये है अरब का प्रायद्वीप। याद रखें इस स्थान पर जो है येमेन है, इधर आपको दिखेगा ओमान है, माफ कीजिएगा ऊपर ओमान है, नीचे येमेन है। इस प्रकार से आप आएंगे, यहाँ यूएई वाला पार्ट दिखाई देगा, ये द गल्फ वाला पोर्शन है। और याद रखें इसे स्किप ना करें वीडियो में, मैं जो बोल रहा हूं इसे अपने दिमाग पर कंसोलिडेट करते जाएं। याद रखें इस प्रकार से जो है वो दिखाई देगा आपको इंडिया। इस तरीके से आएंगे तो याद रखिए इस्थमस है। इस्थमस का मतलब क्या होता है? इस्थमस का मतलब होता है बेसिकली एक नैरो लैंड स्ट्रिप, यानी कि एक जमीन का पतला टुकड़ा जो तीनों साइड से किससे घिरा हो? घिरा हो सागर से। याद रखें कि अगर बड़ा स्थलखंड होगा, चौड़ा स्थलखंड होगा तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे प्रायद्वीप। पतला स्थलखंड होगा तो उसे कहेंगे इस्थमस। इस्थमस का मतलब होता है स्थल जल डमरू मध्य। क्लियर? इसी प्रकार से जो ये है इसे कहते हैं लाल सागर, इसे कहते हैं खाड़ी। अब खाड़ी या फारस की खाड़ी, ये खाड़ी है, और ये जो है वो आपको इंग्लिश में इसे गल्फ कहते हैं, इसे बे कहते हैं। खाड़ी दोनों को कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में मैं यहां पर क्लियर कर दूं, याद रखें ये खाड़ी है। हिंदी में इसे जो है खाड़ी कहते हैं, इंग्लिश में इसे गल्फ या फिर इंग्लिश में इसे बे कहते हैं। अब याद रखें बे और गल्फ में डिफरेंस होता है। जो गल्फ होती है वो नैरो होती है, पतली होती है, और जो बे होती है वो खुली हुई होती है। क्लियर? लेकिन दोनों को हिंदी में सामान्यतः जो है वो खाड़ी ही कहा जाता है। इसे थोड़ा सा हम हटा दें, अदरवाइज हमारा मैप जो है वो बनने में थोड़ी समस्या होगी। अब इसी प्रकार से चलते हुए आएंगे तो याद रखें कि यहां पर आपको जो है वो चाइना वाला पार्ट दिखाई देगा। क्लियर? इसी प्रकार से चलते हुए आएंगे तो यहां पर आपको कोरिया का प्रायद्वीप दिखेगा, यहां पर कामचटका का प्रायद्वीप, और याद रखें मैं बार बार बोलूंगा जिससे आपको याद हो। क्लियर? इसी प्रकार से चलते हुए आएंगे तो आइए इधर जो है हम यूरोप स्मगलर से कॉन्टिनेंट को जो है मार्क करते हैं। यहाँ आपको जो है वो ग्रीस दिखाई देगा जो अपने कल्चर के लिए फेमस है, यहाँ आपको इटली दिखाई देगा। इसी तरीके से आप चलते हुए आएंगे तो यहाँ आपको जो है वो डेनमार्क दिखाई देगा, ये वाला पार्ट। ओके, यहाँ पर आपको नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड दिखाई देगा। इसी प्रकार से आप चलते हुए जाएंगे तो ये रशिया वाला पार्ट है। याद रखें कि इस स्थान पर आपको इंडोनेशिया दिखाई देगा, और इस स्थान पर बनकर रेडी है ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ एक एक एरिया को हम मार्क करने वाले हैं। अब यहां याद रखें कि आपको हमेशा सागरों के बारे में पता होना चाहिए। अब यहां देखिए, याद रखें सबसे पहले तो यहां पर आपको दिखाई देगा ये है अटलांटिक, क्लियर? ये अटलांटिक ओशन है। इसी प्रकार से याद रखें यहां आपको दिखाई देगा ये इंडियन ओशन है, अर्थात हिंद महासागर है। इसी प्रकार से यहां आपको दिखाई देगा ये प्रशांत या फिर मैं कहूं पैसिफिक ओशन है। कल की क्लास में मैंने डिटेल में बताया था कि इस स्थान पर आपको दिखाई देगा ये है टियारा डेल फ्यूगो। और याद रखिए टियारा डेल फ्यूगो बेसिकली क्या है, तो जैसा मैंने आपको उस क्लास में एक्सप्लेन करा था, याद रखिए टियारा डेल फ्यूगो जो है वो विश्व का दक्षिणतम मानव अधिवास का एरिया है, सदर्न मोस्ट ह्यूमन सेटलमेंट पॉइंट है। और याद रखिएगा इसी के ऊपर जो है आपको दिखाई देगा मैगलन स्ट्रेट, अर्थात मैगलन की जल संधि, और यहीं से जो है यूरोप से निकला मैगलन वो पहला व्यक्ति बना जिसने पूरे विश्व को सागरीय क्षेत्र से जो है वो कवर करा। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट के बाद से, इस संधि के बाद से इस स्थान को जो है उसने प्रशांत का नाम दिया। क्यों? क्योंकि अटलांटिक महासागर के अंदर आपको क्या दिखाई देता है? मिड अटलांटिक कटक। और याद रखिए इस क्षेत्र में जो सागर है उसमें उथल पुथल ज्यादा है, शिप जो है वो 11 फीट तक अप एंड डाउन, जंप एंड बाउंस करता है। और याद रखिए इसी कारण जो है जब इसे पार करके यहां पहुंचा तो ये सागर काफी गहरा है, ये सागर काफी डीप है, इसलिए इसका नाम रखा गया प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, एंडलेस ओशन, द ओशन वेयर यू कैन सी द कर्व ऑफ अर्थ। एक और महत्वपूर्ण सूचना है, याद रखें कि यूपीएससी के जो जर्नी है इसमें एक बड़ी समस्या बन जाता है कई बार सी सेट। तो देखिए बच्चों, याद रखें आपके पास सेपरेट सी सेट की क्लासेस अवेलेबल हैं। ये 100 डेज का जो है वो कोर्स है, लाइव क्लासेस मिलेंगी, जैसा मैंने आपको बताया कि आप फैकल्टी के साथ जो है 1-to-1 इंटरेक्शन कर पाएंगे। याद रखें कि आप इसे बेयर मिनिमम कॉस्ट पे जो है 4599 पे प्रिवेल कर सकते हैं। 100 डेज की ये क्लासेस होंगी। और याद रखिए कि आपको जो है इन क्लासेस में विशेष एक सुविधा मिलती है ऑडियो वीडियो में अपने जो टीचर हैं उनसे डाउट पूछने की। तो ये जो है ये एक विशेष कंडीशन होती है जहां पर जब बच्चे को जो है कोई चीज समझ में ना आए तो वहां पर टीचर का असिस्टेंट जो है वो काफी क्रूशियल हो जाता है। एक ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है एसेंशियल, और दूसरी ये है कि याद रखें, आपको मैंने बार बार समझाया, देखिए इस चीज को हमेशा याद रखें कि टॉपिक्स को सर्च करके पढ़ना एक अलग रिदम होती है। आप अपने अकॉर्डिंगली चीजों को मैनेज कर कर पढ़ते हैं, चीजों को सुनकर समझकर पढ़ने का प्रयास करते हैं। मेरा आप सभी से कहना है एक बार ट्राई जरूर करें। मैं आपको कहूं तो देखिए मैं कैसे आपको इस बात को जो है अपनी फीलिंग्स को समझाऊं कि
याद रखें, आप अगर अंदर आते हैं बैचेस में तो एनर्जी लेवल ही अलग होता है। आप फिर जो है एक मिशन के टाइप से अपनी जर्नी को प्ले करते हैं। आपका जो एंथू है वो 0 से 100 इतना डिफरेंस आता है इसमें। याद रखें कि टीचर के साथ 1 to 1 इंटरेक्शन करना, उससे बात करना, उसका जो है आपको रिस्पॉन्स करना, इंस्ट्रक्शंस देना, उनको आपका फॉलो करना, साथ में आपको जब डाउट्स आए या किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसे क्लियर कराना। इस प्रकार से जब आप जो है वो एक एम्ड मैनर में, एक मिशन के फॉर्म में जब तैयारी करेंगे, आई एम डैम श्योर कि आपका सिलेक्शन दूर नहीं है। चूंकि आप इस तरीके से वीडियो में, इस तरीके से पढ़ने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मैं इसलिए आपको एडवाइस दूंगा, नॉट इन फॉर्म ऑफ अ फॉर्मल एडवर्टीजमेंट, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि रियलिटी क्या है। फाइन, अपने जो है वो फैकल्टीज का कोड यूज करें, जैसे मेरा कोड है यहाँ पर AK लाइव, आप इस कोड को यूज करेंगे तो ये आपको जो है वो इस कॉस्ट पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसमें तीनों ऑप्शन होते हैं, इसमें आपका इंग्लिश का ऑप्शन है, इंग्लिश का ऑप्शन है, जो मेरा माध्यम वो हिंदी का ऑप्शन है। याद रखें, इसमें वैलिडिटी का भी आपके पास ऑप्शन होगा। आप 1 साल की वैलिडिटी चाहते हैं, 2 साल की वैलिडिटी चाहते हैं या 3 साल की वैलिडिटी चाहते हैं। अब इसको समझिए कि अगर आपका एम जो है वो 2026 है, 2025 है या 2024 है, आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये काफी अच्छा इंटरवेंशन है। आप अलग अलग तरीके से अपनी तैयारी को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इसका कॉस्ट जो मैंने आपको बताया, ये स्टार्टिंग प्राइस है इसका 23,999। बहुत कोई बड़ा कॉस्ट नहीं। आप इमेजिन करो कि दूसरी सिटी में शिफ्ट होना 8 से 10 हजार रुपए महीना तो सिर्फ रहने खाने का बैर मिनिमम समझ लीजिए। इसके बाद फिर कोचिंग्स की फीस एंड ऑल। अब उससे बेटर कंटेंट अगर आपको एक स्थान पर मिलता है, आप ऑफलाइन जाएंगे बच्चे तो आप पाएंगे क्लास को आप एक बार देख सकते हैं, टीचर ने एक बार जो है आपके सामने पढ़ाया, इसके पश्चात अगर आप उसे नोट नहीं कर पाए, आपको दूसरी फैसिलिटीज नहीं मिलती। याद रखें, आप क्लास में आएंगे, आपको रिकॉर्डेड क्लास में, आपको लाइव क्लास मिलेगी, फिर वही क्लास आप रिकॉर्डिंग में दोबारा तिबारा भी सुन सकते हो। साथ में क्लास के एंड होते ही याद रखें कि जैसा मैंने यहाँ पर बोर्ड में जो है वो पढ़ाया आपको, वो सारा पढ़ा हुआ आपके पास पहुंच जाएगा। इसके साथ जो बोर्ड पर लिखा है वो पहुंच जाएगा, जो PPT यूज करी है वो पहुंच जाएंगी। साथ में हमारी तरफ से एक व्यक्ति लगा होता है जो बेसिकली जो है वो टीचर के पढ़ाए हुए को लाइव क्लास में लिखता है। अगर आपने नोट्स मेकिंग नहीं करी है तो आपके बिहाफ में लिख भी रहा होता है। इसे हैंडआउट्स कहते हैं। याद रखिए, हैंडआउट्स भी आपको विद इन फ्यू आवर्स जो है उसमें फिनिशिंग होती है और फिर वो आप तक जो है वो फैकल्टी देखते हैं कि ये सही है कि नहीं, उसमें करेक्शन होता है। विद इन 20-30 मिनट्स वो आपके पास पहुंच जाते हैं। आपके पास हाथ से लिखा हुआ टीचर का वो भी पहुंचता है, आपके पास टीचर ने जिस PPT से बनाया वो भी पहुंचता है। साथ में आपके पास जो क्रक्स हैं, अब आपको जैसे पता होगा कि जिससे हमने पढ़ाया है वो भी एक कंपाइल मैनर में PDF के फॉर्म में पहुंचता है और हैंडआउट्स भी पहुंचते हैं। अब इतनी सारी चीजें आपके पास डेली आ जाएंगी, कंसाइज मैनर में आएंगी, क्लास में आप उसे पढ़ेंगे भी। अब सोच कर देखिए ये किस लेवल पर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, किस लेवल पर आपका नॉलेज होगा। डेली 3 आवर की क्लासेस और इवन आपको प्रैक्टिस सेट मिलना, आपका मेंटोर मिलना, मेंटोर का आपके लिए अवेलेबल होना, आप पे कोई भी डाउट होंगे आप 1 to 1 उससे जो है वो कांटेक्ट कर पाएंगे, आपके पास वो हमेशा अवेलेबल होंगे। आप उनसे ऑडियो में, वीडियो में, चैट में, वीडियो कॉल में या फिर कन्वर्सेशन किसी भी माध्यम से जो कंफर्टेबल होगा आप दोनों के बीच में हो पाएगा। तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी इसका पार्ट बने। डेट आ रही है और मैं चाहता हूं कि आप सभी जो है इसका पार्ट बने। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। क्लियर? इसी प्रकार से याद रखें कि ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये नीचे वाले पोर्शन का जो है वो नाम रखा गया क्या? जस्ट अ सेकेंड। ये नीचे वाले ओशन का जो है वो नाम रखा गया बेसिकली दक्षिण सागर या सदन सी। क्लियर? तो दक्षिण सागर, अब इसके लिए एक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि पहले इसे जो है वो अंटार्कटिका का सागर कहा जाता था। क्लियर? अंटार्कटिका महाद्वीप है, एंटार्क्टिका के ऊपर जो सागर था उसे एंटार्क्टिका का सागर कहा जाता था। बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है, ऊपर जो है वो आर्कटिक है। आर्कटिक याद रखिए ये महासागर ही है। 5 महासागर होते हैं, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ऊपर आर्कटिक सागर, और 5वां जो है वो गिना जाता था पहले के समय एंटार्क्टिका महासागर। अब याद रखें एंटार्क्टिका महाद्वीप है, इस महाद्वीप के ऊपर जो सागर था उसका नाम रखा गया था एंटार्क्टिका महासागर। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए याद रखें कि यहां पर एक लाइन बना दी गई, जस्ट अ सेकेंड, याद रखिए यहां एक लाइन बना दी गई, इसे कहा गया 60 डिग्री नॉटिकल्स, माफ कीजिए 60 डिग्री अक्षांश, और याद रखिए 60 डिग्री अक्षांश के नीचे आने वाली सागरीय बॉडी को जो है वो नाम दिया गया है दक्षिण सागर, सदर्न ओशन। माइंड में क्लियर रखिएगा कि एंटार्क्टिका नाम से अब कोई महासागर नहीं है, अब कोई ओशन नहीं है, अब जो है सदर्न ओशन है या दक्षिण सागर है। पॉइंट क्लियर है? अब याद रखें यहां पर जो है मैंने पहले द्वीप बनाए थे, मैं एक बार जो है इन द्वीप्स को
पुनः बना दूं, याद रखें कि कोरियन पेनिनसुला के सामने आपको जापान दिखाई देगा और मैं लगभग हर वीडियो में इसे प्लॉट करूंगा अनलेस और अनटिल आप ये कमेंट करने लगे कि सर रोज हमको जो है वो 20-25 द्वीपों का नाम सुनने मिलता है और अब वो याद हो चुके हैं। क्लियर? तो याद रखें, यहां आपको जापान दिखाई देगा, यहां आपको जो है वो ताइवान दिखाई देगा, इधर पे आपको जो है वो ब्रुनोई दिखाई देगा और ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके नीचे आर्क ऑफ आइलैंड दिखाई देगा जिसे हम इंडोनेशिया बोलते हैं। इसे फेस्टून के नाम से भी जाना जाता है, चापाकार द्वीप समूह। इसका नाम याद रखिएगा, यूपीएससी ट्रांसलेशन में मार्स से, मंगल ग्रह से ट्रांसलेशन कराता है तो फेस्टून भी बोलते हैं इंग्लिश में इसे जो है वो आर्किपियालागोस भी कहते हैं। तो आर्किपियालागो कह लो या फिर फेस्टून्स कह लो या फिर आप इसे चापाकार द्वीप समूह कह लो या फिर आप इसे आर्क ऑफ आइलैंड कह लो। क्लियर? तो ये जो है ये द्वीप समूह है 500 से ज्यादा का। इसी प्रकार से एक फेस्टून आपको यहां पर भी दिखाई देगा, जस्ट अ सेकंड। इसे कहते हैं वेस्ट इंडीज का द्वीप समूह। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये वेस्ट इंडीज का द्वीप समूह जो है इसका नामकरण करा था कोलंबस ने। कोलंबस निकला था भारत आने के लिए और जो कोलंबस भारत ढूंढने निकला था उसने उस देश को ढूंढा जो आज महाशक्ति बना हुआ है। क्लियर? तो पूरा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका जो है ये डिस्कवर हुआ था कोलंबस से। कोलंबस यहां पहुंचा। कोलंबस यूज्ड टू थिंक कि ये एरिया जो है वो इंडिया है, इसलिए नाम रखा गया वेस्ट इंडीज यानी कि इंडिया का पश्चिमी भाग, और यहां रहने वाले लोगों को नाम दिया गया रेड इंडियन। याद रखें, इन रेड इंडियंस को हटा दिया गया और हटाने के पश्चात जो है यहां पर यूरोपियंस आकर रहे। आपको आज यहां पर जो है वो रेड ब्रीड दिखाई नहीं देगी। आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर जो रहने वाले नेटिव लोग थे इनका नाम था रेड इंडियंस। इनकी ब्रीड जो है वो खत्म होती जा रही है, लेकिन हॉलीवुड में कुछ स्टार्स हैं जो बेसिकली प्रोक्लेम करते हैं कि ये रेड इंडियन से बिलोंग करते हैं। थोड़ा सर्च करिएगा, आपका नॉलेज बूस्ट होगा, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चले अब आ जाएं, यहां से हम प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको कल बताया था, याद रखें ये अलास्का है, ये यूएसए का पार्ट है। क्लियर? और ये भी याद रखिएगा कि केवल हम नेशन मार्क नहीं करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको पता है क्या कि इंग्लैंड कहां है, आप कहेंगे बिल्कुल सर, कल आपने बताया था इस स्थान पर जो है, जस्ट अ सेकेंड, इस स्थान पर जो है आपको दिखाई देगा कि यहां इंग्लैंड है। इसके ऊपर जो है कल मैंने आपको बताया था यहां पर आपको दिखाई देगा कि आइसलैंड है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये वाला पोर्शन जो है आपने कल देख रखा है, पर याद रखें ये इंग्लैंड है। क्लियर? एक और इंग्लैंड है जिसे कहते हैं ब्रिटेन। एक और इंग्लैंड है जिसे कहा जाता है न्यू इंग्लैंड। एक और इंग्लैंड है जिसे कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया आता है कनाडा में, न्यू इंग्लैंड आता है यूएसए में। और इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि न्यू इंग्लैंड में 5 जो है वो सिटीज आती हैं, 5 जो है वो स्टेट्स आते हैं। यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, उनमें से 5 स्टेट्स को कलेक्टिवली कहा जाता है न्यू इंग्लैंड। और साइमल्टेनियसली मैं आपको बताऊं सेवरल टाइम ये न्यूज में रहता है। फाइन, मैसाचुसेट का नाम आपने सुना होगा, इसी प्रकार से पोर्टलैंड का आपने नाम सुना होगा, इसी प्रकार से जो है वो रोड द्वीप का नाम सुना होगा, न्यू फाउंडलैंड का नाम सुना होगा। ये सारे न्यूज में रहते हैं, इन सभी में प्रोटोकॉल्स आते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। अभी मैं जो है वो इस मैप पर प्लॉट कर रहा हूं, फिर एक एक जो है कॉन्टिनेंट को अलग से भी बनाएंगे। फाइन, तो ये यूएसए है। याद रखें कि इस स्थान पर जो है आपको इस प्रकार से कनाडा और यूएसए की बॉर्डर दिखाई देगी। अब मैं यहां पर ये जो ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए ये सुपर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फाइन, अब याद रखें कि ये यूएस और कनाडा की बॉर्डर है। यहां आपको दिखाई देगा ये है कैनेडियन पार्ट, जस्ट अ सेकेंड, ये है कनाडा। कनाडा के बारे में मैं यहां पर मैपिंग करूंगा। याद रखें ये 49 डिग्री नॉटिकल्स है। 49 डिग्री नॉटिकल्स के बाद आपको यहां पर ग्रेट लेक्स दिखेंगी। याद रखिएगा यूएस और कनाडा की बॉर्डर बनाती हैं ग्रेट लेक्स। मैं डिटेल में इसके बारे में नॉर्थ अमेरिका में बात करूंगा। अभी अपने नोट्स में बच्चे मेंशन करें कि ग्रेट लेक्स में 5 लेक्स आती हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो, एरे। इन सभी के किनारे सिचुएटेड सिटीज, चाहे वो किंगस्टन हो, चाहे वो शिकागो हो, चाहे वो हैमिल्टन हो, इन सभी के बारे में हमें डिटेल में देखना है जब मैं नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग कराऊं। अभी आपको याद रखना है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो, एरे, ये 5 लेक्स आती हैं। इसमें याद रखिएगा कि ये सारी लेक्स जो है यूएस और कनाडा की बॉर्डर बनाती हैं। केवल और केवल एक लेक है जो पूरी की पूरी यूएसए के अंदर आती है, इसे मिशिगन कहा जाता है। याद रखें 49 डिग्री नॉटिकल्स, 49 डिग्री जो है अक्षांश है, नॉटिकल नहीं है, अक्षांश है। ये यूएस और कनाडा की बॉर्डर बनाता है। सेकेंडली ग्रेट लेक्स बॉर्डर बनाती है। और थर्डली यहां याद रखिएगा एक रिवर है। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे जो है वो यहां पर इस रिवर को फिर से प्लॉट करता हूं, ध्यान से देखें। याद रखिए कि ये जो रिवर है कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ओके, यहां याद रखिएगा कि ये जो है कौन सी नदी है, ये बेसिकली सेंट लॉरेंस नदी है, रियो ग्रैंड नहीं है, सेंट लॉरेंस नदी है जो यूएसए और कनाडा की बॉर्डर बनाती है। और यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि ये नदी जो है, ये जो लेक्स हैं ये ग्रेट लेक्स हैं। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, ये है कनाडा।
ओके, अब यहां ध्यान से देखें, याद रखें कि इस स्थान पर आपको दिखाई देगा जो है यूएसए और मैक्सिको की बॉर्डर। याद रखें कि ऊपर के स्थान पर यहां आपको दिखेगा यूएसए, यहां आपको दिखाई देगा ये है यूएसए। क्लियर? अब याद रखें यूएसए और कनाडा, इनकी बॉर्डर कौन बनाता है? तो यहां पर याद रखिएगा यूएस और कनाडा की बॉर्डर बनाती है एक नदी जिसे कहा जाता है रियो ग्रैंड नदी। याद रखिएगा कि रियो ग्रैंड नदी जो है अपना जल विसर्जित करती है इस स्थान पर। यहां क्या आता है? तो याद रखें, मैंने आपको पहले भी बताया है, इस स्थान पर जो है आपको दिखाई देगा गल्फ ऑफ मैक्सिको। क्लियर? अब इसके नीचे यहां आपको इस स्थान पर दिखाई देगा, इसे कहते हैं मैक्सिको। जस्ट अ सेकेंड, इसे बेसिकली कहा जाता है मैक्सिको। अब याद रखिए कि लैटिन अमेरिकन नेशन कौन कौन से हैं। अभी याद रखिएगा कि ये मैक्सिको आया, मैक्सिको के बाद सेंट्रल अमेरिका आएगा। मेरे मैप में यहां पर नहीं दिखेगा, अभी मैं डिटेल में दूसरा मैप बनाऊंगा, वहां दिखेगा। याद रखें कि मैक्सिको के बाद ये जो स्थान आपको दिख रहा है ये लैटिन अमेरिकन नेशंस है, और इसके बाद पूरा दक्षिण अमेरिका, यानी कि मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इस कलेक्टिव एरिया को कहा जाता है लैटिन अमेरिका ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर। फाइन, लैटिन बोलते नहीं है, बोलते तो इंग्लिश ही है, बट पहले ये लैटिन लैंग्वेज जो है से बिलोंग करते थे, इसलिए इसे लैटिन अमेरिका माना जाता है। मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, और सेंट्रल अमेरिका के बाद पूरा दक्षिण अमेरिका। अब सेंट्रल अमेरिका में क्या क्या आता है, तो आइए इसे जो है हम अलग से दूसरे मैप पर देखते हैं। तो यहां अब मैं दूसरा पार्ट बनाने वाला हूं। जस्ट अ सेकेंड, यहां ध्यान से देखेंगे, देखिएगा। याद रखें कि इस स्थान पर आपको जो है कुछ इस तरह से, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, कुछ इस तरह से जो है वो देश दिखाई देंगे। ये जो है आपको पार्ट दिखाई देगा इस तरीके का। ये जो पोर्शन आपको दिखेगा नीचे वाला, याद रखिए ये है साउथ अमेरिका। फाइन, ये है दक्षिण अमेरिका। फाइन, और याद रखिए आप जो है इसे पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड जरूर कर दीजिएगा। इतनी मेहनत हाथ से करने का उद्देश्य इतना है कि ये बच्चे के पास पहुंचे। आप टेलीग्राम चैनल पर आइए और उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिए। फाइन, जिससे जो है वो ये मेहनत सफल हो, कम से कम आप तक वो कंटेंट पहुंच तो जाए जो है मैं चाहता हूं कि आप तक पहुंचे। फाइन, तो चलिए अब आ जाए। याद रखें यहां पर जो नेशंस का ऑर्डर है ये किस प्रकार से है, तो आपको याद रखना है। फाइन, यहां आपको जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इसे कहा जाता है ग्वाटेमाला। इस स्थान पर आपको ग्वाटेमाला दिखाई देगा। याद रखें इस स्थान पर कुछ इस प्रकार से आपको जो है वो दिखाई देगा सेल्वाडोर। इसके पश्चात याद रखें इसके नीचे जो है आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। याद रखें कि ये है निकारागुआ, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा ये है निकारागुआ। इसी तरह से याद रखिए कि निकारागुआ के नीचे आपको जो है वो ये ग्वाटेमाला, ये सेल्वाडोर, निकारागुआ। याद रखें कि इस तरीके से आपको जो है एक और देश दिखाई देगा, इसे कहा जाता है कोस्टा रिका। इसी प्रकार से याद रखिए कि ये वाला जो पार्ट है इसे कहा जाता है ये है पनामा। क्लियर? तो इस तरीके से याद रखें कि ये देश का ऑर्डर है। अब ये जो बचा वाला पार्ट है याद रखें इसे कहा जाता है होंडुरस। फाइन, जस्ट अ सेकेंड, मैं से जो है वो शेड कर दूं, रीजन कुछ है समझिएगा। याद रखें इसे कहा जाता है होंडुरस। क्लियर? तो ये याद रखिए कि ये है दक्षिण अमेरिका के नीचे, माफ कीजिएगा दक्षिण अमेरिका के ऊपर, ये सेंट्रल अमेरिका कहलाता है, इसे कहा जाता है मध्य अमेरिका। ये है मध्य अमेरिका या सेंट्रल। क्लियर? तो इसे अपने माइंड पर सेटल डाउन रखिएगा कि ये नेशंस कौन से हैं और क्यों मैंने एक नेशन को शेड करा है। तो यहां याद रखिएगा कि ये जितने भी नेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, याद रखिए इसके एक तरफ जो है आपको इस स्थान पर, याद रखें कुछ इस स्थान पर, जस्ट अ सेकेंड, कुछ इस स्थान पर यहां आपको दिखाई देगा ये एक महासागर है। आई थिंक आप सभी जो है वो आसानी से समझ पा रहे होंगे, ये प्रशांत महासागर वाला एरिया है। इसी प्रकार से याद रखें यहां पर जो है ये है अटलांटिक सागर। याद रखें ग्वाटेमाला, सेल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, ये सारे नेशन जो है ये बॉर्डर बनाते हैं किसके साथ? प्रशांत महासागर के साथ भी और अटलांटिक ओशन के साथ भी। इसी के साथ ये भी याद रखिएगा कि केवल एक देश है यहां, ये आपको दिखाई देगा साल्वाडोर, जिसकी राजधानी है सैन साल्वाडोर। याद रखें कि ये केवल एक मध्य अमेरिकन नेशन है जो केवल और केवल प्रशांत महासागर के साथ सीमा बनाता है। यहां दूसरी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड मैप से हमें क्लियर होगी। याद रखिए कि इस वर्ल्ड मैप से आप समझ पाएंगे कि
उत्तरी अमेरिका में कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है। देयर इज नो एनी लैंडलॉक नेशन इन नॉर्थ अमेरिका। सेकंड डायमेंशन याद रखिए कि सेंट्रल अमेरिका में भी कोई नहीं है। इस पे एक डायमेंशन हमेशा अपने माइंड पर क्लियर रखिएगा कि यहां पर जो आपको एक स्थान दिख रहा है, कौन सा, सेल्वाडोर का, ये केवल और केवल एक तरफ प्रशांत महासागर के साथ सीमा बनाता है। इसके अलावा ये सारे देश जो हैं ये दोनों तरफ सीमा बनाते हैं। इस डायमेंशन को अपने दिमाग में हमेशा क्लियर रखें। चलिए, तो एक ये डायमेंशन हमारा क्लियर है। अब आगे चलते हैं, कुछ इस तरीके से इसे अपने माइंड पर रखेगा। चलिए अब आ जाएं, हम यहां प्लॉट करते हैं बेसिकली किसके बारे में, बेसिकली साउथ अमेरिका के बारे में। याद रखें कि ये कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा जो है इसे एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। ओके, अब यहां पर याद रखें कि आपको नीचे जो है कुछ इस तरीके से, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये वो स्थान है जहां पर आपको जो है वो दक्षिणतम मानवीय अधिवास दिखेगा। इतना बड़ा गैप नहीं है, पर आपको बनाना है ताकि आपके दिमाग में सेटल रहे। ओके, चलिए, तो अब हम यहां पर प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने यहां तक का पोर्शन जो है आपको क्लियर करा दिया है, आपको इनके बारे में याद रखना है। ओके, और अभी याद रखें यूएस कनाडा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मैं इसके बारे में और भी चीजें आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ओके, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, फिर हम जो है आगे डिस्कशन करते हैं। इसी प्रकार से याद रखें कि ये जो आपको दिखाई देगा ये स्थान कुछ इस तरीके से, याद रखें ये है बेसिकली एक देश। याद रखें इसे कहा जाता है कोलंबिया। कोलंबिया के नीचे आप आएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको ये देश मिलेगा, इसे बेसिकली कहा जाता है इक्वाडोर। इक्वाडोर के पश्चात याद रखें इस स्थान पर ये वाला पार्ट आता है, इसे कहा जाता है पेरू। फाइन, तो कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, क्लियर हो गया। अब इसके बाद याद रखें कि इस स्थान पर कुछ इस तरीके से आता है, इसे बेसिकली कहा जाता है चिले। फाइन, और चिले याद रखिएगा बिल्कुल नीचे तक आता है, सेंट्रल अमेरिकन नेशन में कुछ सबसे बड़े राष्ट्रों में से एक है चिले। अब इसी तरह से याद रखिएगा कि यहां पर पूरे दक्षिण अमेरिका में केवल 2 स्थल रुद्ध देश हैं। कौन से हैं वो 2 देश, तो यहां याद रखें ये वाला जो पार्ट आता है इसे कहा जाता है बोलीविया। याद रखिएगा बोलीविया के लिए कि बोलीविया की कैपिटल क्या है, बोलीविया की कैपिटल है बेसिकली लापाज। अब यहां याद रखिए 2 हैं लापाज, एक मैं, चलिए यहां पर जो है हम उत्तरी अमेरिका भी बना ही लेते हैं, जिससे हमें जो है वो डिटेलिंग करने में थोड़ी आसानी हो। याद रखिएगा कि ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये है कैलिफोर्निया वाला पार्ट, और इस तरीके से आप चलते हुए आएंगे तो नीचे आपको सेंट्रल अमेरिका दिखाई देगा। क्लियर, अब यहां से जो है ये सेंट्रल अमेरिकन नेशंस को हमने पहले ही प्लॉट कर रखा है। अब इस तरीके से आप चलते हुए आएंगे तो यहां आपको जो है वो फ्लोरिडा दिखाई देगा। फ्लोरिडा से चलते हुए आप आगे जाएंगे तो याद रखिए कि आपको इस तरीके से जो है ये दिखाई देगा, ये है बेसिकली क्या, ये है कनाडा वाला पार्ट। ओके, अब यहां पर याद रखें कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इस स्थान पर याद रखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है कैलिफोर्निया। क्लियर, अब बच्चे याद रखिएगा ये कंटेंट आपको जल्दी नहीं मिलेगा, हमेशा याद रखें यूपीएससी 1 स्टेप अहेड होता है। याद रखें कि ये कैलिफोर्निया है, मैंने कल भी बताया था कैलिफोर्निया किसके लिए फेमस है, कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली के लिए फेमस है, कैलिफोर्निया डेथ वैली के लिए फेमस है, कैलिफोर्निया जो है वो लॉस एंजलिस के लिए फेमस है, कैलिफोर्निया जो है लॉस एंजलिस को हॉलीवुड सिटी कहा जाता है। इसी प्रकार से याद रखिएगा कि कैलिफोर्निया की जो कैपिटल है, यहां लोअर कैलिफोर्निया लिखा होगा, याद रखें इसकी कैपिटल है यहां, इसे कहा जाता है ला पाज। क्लियर, जस्ट अ सेकेंड मैं यहां नाम लिख दूं, याद रखें इसे कहा जाता है ला पाज। क्लियर, अब याद रखें एक ला पाज यहां पर आपको दिखाई दे रहा है जो लोअर कैलिफोर्निया की कैपिटल है। इसी प्रकार से याद रखिएगा ये बोलीविया है, और याद रखें कि बोलीविया की कैपिटल मैं यहां पर लिख दूं, ये है बोलीविया, जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स, इसे कहा जाता है बोलीविया। और याद रखें बोलीविया की जो कैपिटल है ये भी है ला पाज। तो 2 ला पाज हैं, एक लोअर कैलिफोर्निया और एक जो है ये बोलीविया। फाइन, और ये भी याद रखिएगा ला पाज के लिए कि ला पाज बेसिकली जो है ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित यानी कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर सिचुएटेड कैपिटल है, यानी कि सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचाई पर स्थित कैपिटल है, स्थित राजधानी है। क्लियर, अब देखिए ये क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, जस्ट अ सेकंड मैं यहां नेमिंग कर दूं, ये है कोलंबिया। इसी प्रकार से ये क्या है, ये है इक्वाडोर। इस प्रकार से याद रखें कि
ये वाला जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है ये है पेरू। पेरू की राजधानी याद रखिएगा लीमा है। कारण क्या है? कारण ये है कि आपको आगे दिखाई देगा कि पेरू के तटीय क्षेत्र में सामने जल का तापमान बढ़ जाने से या घट जाने से भारतीय मानसून जो है वो कमजोर हो जाता है या बाढ़ आ जाती है। इसे अल नीनो या ला नीना के नाम से जाना जाता है, इसलिए पेरू के लिए याद रखिएगा पेरू यहां पर आता है। क्लियर? आइए इसका नामकरण हम कर दें, अदरवाइज आगे आपको कंफ्यूजन होगा। ये कोलंबिया है। इसी तरीके से याद रखें कि यहां पर आपको जो है क्या दिखाई दिया, यहां पर आपको दिखाई दिया इक्वाडोर। अब यहां याद रखिएगा ये जो आपको इक्वाडोर दिख रहा है, इस इक्वाडोर के लिए याद रखिए इसकी राजधानी क्या है, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है क्विटो। जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स, इसकी कैपिटल है क्विटो। और ये याद रखें ये जो क्विटो है, अब इस नाम से हमेशा कंफ्यूजन होगा। याद रखिएगा एक क्विटो है जो यहां आता है, एक क्योटो है जो जापान में आता है, और याद रखिए क्योटो प्रोटोकॉल है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो COP3 में, मैं अभी जो है वो उतना अपडेटेड नहीं हूं, याद रखिए कि COP है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ये UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1991 में स्टार्ट हुआ था। पृथ्वी समिट, याद रखिए अर्थ समिट में डिसाइड हुआ कि हम जो है UNFCCC बनाएंगे, जहां पर हम जो है क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे, वैश्विक जलवायु परिवर्तन को रोकेंगे। इसी में क्वेटो प्रोटोकॉल, इसी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसी प्रकार के प्रोटोकॉल आते हैं। और याद रखिएगा वो क्वेटो है, वो क्योटो जो है वो आता जापान में है, ये क्विटो है, ये इक्वाडोर की कैपिटल है। नाम से कंफ्यूज ना हो, एग्जाम हॉल फियर में कभी भी दबाव में आकर गलत आंसर टिक नहीं करना है। याद रखिएगा कि ये इक्वाडोर की कैपिटल है क्विटो। ये नीचे आपको दिखाई देगा ये बोलीविया है। चलिए मैं इसे जो है वो कनेक्ट भी कर देता हूं। अब आ जाए, ये जो है ये बोलीविया है। अब ये जो नीचे आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, याद रखें ये है चिले। क्लियर? और चिले के लिए मैंने पहले भी बताया है, याद रखिए इसे कॉपर कैपिटल कहा जाता है। चिले के एक साइड जो है आपको एक मरुस्थल दिखेगा, इसे आटाकामा का मरुस्थल कहते हैं। याद रखिएगा कि चिली जो है ये अर्जेंटीना के साथ सबसे लंबी बॉर्डर बनाता है। आगे आपको इसके बारे में बहुत कुछ जानना है, इसलिए अभी मैं थोड़ा सा कम डिस्कस करूंगा, बट जो डायमेंशन मैंने बताया है उसे याद रखिएगा। क्लियर? अब ये हुआ चिले वाला पोर्शन। अब इसके आगे याद रखिए यहां पर आपको जो है वो कुछ और देश भी दिखाई देंगे। इसी प्रकार से याद रखें कि इस स्थान पर आपको जो है वो दिखाई देगा, इसे कहा जाता है बेसिकली, और ये एक देश दिखाई देगा। याद रखें यहां दो देश हैं, ये दोनों देश में से एक तो आपने ऊपर देखा, ये कौन सा है? ये बेसिकली है, याद रखें कि ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये पराग्वे है। क्लियर? और ध्यान से देखें मैंने पराग्वे और यूरुग्वे, नीचे आपको दिखाई देगा यूरुग्वे, इनको टच नहीं करा है। याद रखें कि ये जो है ये बॉर्डर्स आपस में नहीं बनाते। अब यहां याद रखना है कि जो यूरुग्वे है, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है, इसे यूरुग्वे भी कहते हैं, इसे उरुग्वे भी कहते हैं। इस प्रकार से याद रखिएगा, इसे उरुग्वे भी कहते हैं। याद रखें इसकी राजधानी है बेसिकली मॉन्टेविडियो। क्लियर? और मॉन्टेविडियो के लिए याद रखना फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप यहां हुआ था, आएगा नहीं पेपर में, फिर भी याद रखिए ये पराग्वे है। अब यहां याद रखें पराग्वे और उरुग्वे, माफ कीजिएगा, पराग्वे और बोलीविया दो स्थल रुद्ध देश हैं किसके? साउथ अमेरिका के। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है, याद रखें ये बचा वाला पोर्शन बेसिकली कहलाता है क्या? अर्जेंटीना। क्लियर? अब अर्जेंटीना के लिए जैसा आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा नेशन है। यहां पर याद रखिए कि गेहूं की खेती काफी की जाती है। इसी का कंटिन्यूएशन यहां आपको टिएरा डेल फ्यूगो दिखेगा। इसी प्रकार से आपको जो है समझ में आ चुका होगा कि यहां पर जो है मैगलन स्ट्रेट है। और याद रखिए कि यहां पर एक द्वीप है, जस्ट अ सेकेंड, यहां एक द्वीप है, इसे कहा जाता है फॉकलैंड। और याद रखें फॉकलैंड बेसिकली एरिया है जिसे मैंने आपको पहले बताया ग्रेट ब्रिटेन, तथा कथित ग्रेट ब्रिटेन। फाइन, ये जो है वो हर एक चोक पॉइंट के पास अपना एक नेशन, अपना एक छोटा सा कॉलोनी बनाकर छोड़कर रखा हुआ है। फॉकलैंड द्वीप जो है मैगलन स्ट्रेट को कंट्रोल करता है। और याद रखिएगा कि यही जो है वो यूके और अर्जेंटीना के बीच में विवाद का एक कारण है। क्लियर? अब ये जो बचा वाला पोर्शन है, याद रखिए इसे कहा जाता है ब्राजील। और याद रखें कि ब्राजील जो है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि जो ब्राजील है ये सभी देशों के साथ बॉर्डर बनाता है एक्सेप्ट 2 नेशंस। अब आप लोग मुझे बताएंगे कौन से 2 नेशन के साथ ये बॉर्डर नहीं बनाता दक्षिण अमेरिका के। क्लियर? आई थिंक आप इजीली इसका आंसर भी दे पाएंगे।
कि ये कौन से दो नेशंस को टच नहीं करता। ये लाइन से कंफ्यूज ना हो, ये बोलिविया को अंदर वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ना। चलिए अब आ जाए, याद रखें कि यहां आपको जो है, वैसे मैंने लाइन थोड़ा आगे तक बना ली, अदरवाइज वेनेजुएला सबसे ऊपर दिखता है। याद रखिए यहां आपको जो है वो वेनेजुएला दिखाई देगा, और याद रखिएगा वेनेजुएला के ऊपर जो है आपको एक प्लेस दिखाई देगा। वेनेजुएला के ऊपर आपको जो है एक द्वीप दिखाई देगा, इसे जो है मार्गेरिटा द्वीप कहा जाता है। वेनेजुएला जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, याद रखिएगा ये तेल उत्पादक देश है। यहां आप जो है वो खाना खा सकते हैं एक टाइम का 1 ट्रिलियन में। फाइन, यहां पर जो आप कह सकते हैं मुद्रास्फीति है, जिसे हम जो है महंगाई कहते हैं, जिसे हम जो है वो कई बार जो है इस नाम से जानते हैं कि नेशन के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुके हैं, ये उस प्रकार की स्थिति से गुजर रहा है। याद रखिएगा कि वेनेजुएला एकमात्र ऐसा देश है इस पूरे एरिया का जो वृहद मात्रा में तेल का उत्पादन करा करता था। आज के समय जो है इन्होंने अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आने के लिए नोट छापना प्रारंभ कर दिए, महंगाई बढ़ गई, मुद्रास्फीति बढ़ गई, और यहां पर जो है आज के समय आपको बहुत ज्यादा महंगाई देखने को मिलती है। वेनेजुएला में याद रखिएगा यहां पर आपको एंजल्स वाटरफॉल भी दिखाई देगा, यहां पर आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी जब मैं साउथ अमेरिका आपको मार्क कराऊंगा। अब यहां पर अदर 4 नेशंस है, एक वेनेजुएला हुआ। अब आइए इन 4 नेशंस को देखते हैं। याद रखें एक वेनेजुएला है, वेनेजुएला के नीचे आएंगे तो यहां आपको जो है वो दिखाई देगा, एक ये है यहां पर गुआना, दूसरा याद रखिए यहां पर है इस स्थान पर सूरीनाम, इसी प्रकार से याद रखिए यहां पर है, इसे कहा जाता है फ्रेंच गुआना। अब याद रखिए ये कौन सा देश मैंने कहा, अभी जरा मैं नाम लिख दूं फिर हम बात करते हैं। ये है फ्रेंच गुआना। अब यहां याद रखिएगा कि ये है कौन सा एरिया, ये है लैटिन अमेरिका का एरिया, ये है दक्षिण अमेरिका का एरिया। अब यहां रट लीजिए कि दक्षिण अमेरिका में फ्रांस आता है या नहीं, लैटिन अमेरिका में फ्रांस आता है या नहीं। अब आप सिंपल सा आंसर देंगे सर फ्रांस आता है यूरोप में, लैटिन अमेरिका में कहां आता है, पर याद रखिए फ्रांस की एक कॉलोनी है जहां पर आप जो आपको दिखाई देगी कहां पर, दक्षिण अमेरिका में। फ्रेंच गुआना जो है वो बेसिकली अफ्रीका, बेसिकली यूरोप में फ्रांस का पार्ट है। अब यहां याद रखिएगा कि फ्रांस की एक कॉलोनी जो है, एक उपनिवेश अभी भी प्रेजेंट है दक्षिण अमेरिका में। इसका एक उपनिवेश जो है वो हिंद महासागर में भी प्रेजेंट है, रीयूनियन आइलैंड के नाम से। इसका एक उपनिवेश जो है वो प्रशांत महासागर में भी उपस्थित है। फ्रांस के बड़े बड़े उपनिवेश हैं, बड़े बड़े जो है कॉलोनीज हैं, बड़े बड़े एरियाज में छोटी छोटी कॉलोनीज हैं। ये दिखाता है बेसिकली कि फ्रांस में क्यों 14 टाइम जोन है। क्लियर? तो इसे आप अपने माइंड पर सेटल राउंड रखेंगे कि फ्रेंच गुआना आता है लैटिन अमेरिका में, और फ्रेंच गुआना जो है वो पार्ट है किसका, लैटिन अमेरिका का। क्लियर? अब ब्राजील के लिए याद रखें कि ये एकमात्र ऐसा देश है जहां आपको दिखाई देगा कि जो मकर रेखा है और साथ में भूमध्य रेखा है, ये दोनों एक साथ एक देश से गुजरती हों, ये एकमात्र ऐसा देश है। इसी प्रकार से याद रखिएगा कि जो ब्राजील है इसका नाम पड़ा है ब्राजीलिया नामक वनस्पति पे। इसके अलावा ये देश जो है काफी ज्यादा फेमस है अपने कॉफी उत्पादन के लिए। यहां पर आपको एक, मैं जब डिटेल में कराऊंगा इसकी मैपिंग तो हम फिर वहां पर इसे और डिटेल में देखेंगे। अभी आपको याद रखना होगा, याद रखिए यहां एक पोर्ट दिखाई देगा, इसे कहा जाता है सेंटोस पोर्ट। और याद रखिए सेंटोस बंदरगाह को जो है वो कॉफी पोर्ट कहा जाता है, कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। क्यों? तो याद रखिए कि जो ब्राजील है ये फेमस है कॉफी उत्पादन के लिए, और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे कॉफी के बागानों को फेजेंटा कहा जाता है। इसी प्रकार से ये भी याद रखिएगा कि ब्राजील जो है यहाँ पे एक सिटी है जिसे साओ टोम कहा जाता है। इस प्रकार से आपको यहां पास में ही दिखाई देगी साओ टोम। क्लियर? याद रखें ये दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी सिटी है साओ टोम, जो ब्राजील में आती है। जो सेंटोस इसके बाजू में बंदरगाह जिसे कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। पूरा एरिया किसके लिए फेमस है, तो जैसा मैंने आपको बताया पूरा एरिया जो है प्रसिद्ध है किसके, कॉफी के उत्पादन के लिए, जिसे फेजेंटा कहा जाता है। फाइन, इसी प्रकार से यहाँ पर जो है गेहूं का जो उत्पादन करते हैं गुआचे कहा जाता है। फाइन, इससे रिलेटेड प्रश्न यूपीएससी ने सेवरल टाइम पूछे हैं, ये आएगा पेपर में, आपको इसे याद रखना है। तो इस प्रकार से आपने इसका मार्किंग देखी। आइए थोड़ा सा जो है हम उत्तरी अमेरिका की भी मार्किंग देखें, अदरवाइज जो है आपको समझ में नहीं आएगा। याद रखें कि इस स्थान पर जो, जैसा मैंने आपको बताया, ये है अलास्का। याद रखिएगा कि अलास्का वाला पार्ट जो है वो कहां आता है, अलास्का वाला पार्ट जो है वो यूएसए का हिस्सा है। इसी प्रकार से जैसा मैंने आपको बताया कि इस स्थान पर जो है आपको यूएस कनाडा की बॉर्डर बनाता हुआ 49 डिग्री चैनल दिखाई देगा। इसमें याद रखें कि यहां आपको ग्रेट लेक्स दिखाई देंगी, और ये ग्रेट लेक्स में जो है एक ही मात्र ऐसी लेक है
जो पूरी तरह से यूएसए में आती है, जैसा मैंने बताया कि ये नदी, ये जो लेक कौन सी है वो है मिशिगन। इसके अलावा ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी नदियां आती हैं तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। इसमें आता है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो, इरे, ये आता है इस वाले पार्ट में। क्लियर। इसी प्रकार से याद रखिए कि यहां पर आपको एक नदी दिखाई देगी, जैसा मैंने आपको बताया ये जो है नदी है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस, अभी जब मैं नॉर्थ अमेरिका डिटेल में कराऊंगा फिर हम और समझेंगे। सेंट लॉरेंस नदी जो है ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। इसी के किनारे जो है आपको मॉन्ट्रियल दिखेगा। मॉन्ट्रियल एक प्रोटोकॉल है जिसमें जो है वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की बात करी गई है, लेकिन हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बेसिकली ये वो एरिया है जहां से इस पूरे एरिया में जो कोनिफोरस फॉरेस्ट हैं, यानी कि जो शंकुआकार वन है, उन्हें काट कर कागज बनाया जाता है और अखबारी कागज को एक्सपोर्ट करा जाता है यहां से। फाइन। तो सबसे ज्यादा पेड़ यहीं काटे जाते हैं और सबसे ज्यादा संरक्षण की बात भी यहीं होती है। थोड़ी सी अलग बात है। फाइन। अब यहां याद रखें कि ये आपको दिखाई देगा, ये कनाडा वाला पोर्शन है। जस्ट अ सेकंड, मैं यहां मार्किंग कर दूं फिर हम आगे बात करते हैं। ये है बेसिकली कनाडा। अब याद रखें कनाडा में एक पोर्शन आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। फाइन। याद रखिएगा, जस्ट अ सेकंड, याद रखिएगा इसे बेसिकली कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया। क्लियर। इसे बेसिकली कहा जाता है ब्रिटिश। यहां याद रखिएगा ब्रिटिश कोलंबिया ना ब्रिटेन में आता है ना कोलंबिया में आता है, ये आता कनाडा में है। इसी प्रकार से याद रखें कि आपको यहां वाला जो पोर्शन दिखाई देगा इस तरीके से, याद रखें ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है न्यू ब्रिटेन। अब ये सारे नाम ब्रिटेन ब्रिटेन के नाम पर क्यों पड़े हैं तो याद रखें कि इस एरिया में रहते ही कौन थे, रेड इंडियंस। उनको हटा किसने दिया, उनको हटा दिया अंग्रेजों ने। आए वो दुष्ट यहां जो है सेटल हुए। जब ये सेटल यहां पर हुए तो नाम भी उसी प्रकार है। याद रखें इस एरिया को कहा जाता है बेसिकली, जस्ट अ सेकेंड, इसे कहा जाता है न्यू ब्रिटेन। फाइन। अब याद रखें न्यू ब्रिटेन के बारे में मैं जो जो डायमेंशन आपसे डिस्कस कर रहा हूं आपको उसे याद रखना है। यहां पर सबसे पहले याद रखिए कि जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट कहलाता है वैसे ही इसे जो है वो यूएसए का नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। ओके। अब इसी तरीके से याद रखिएगा कि इस पोर्शन में आपको जो है वो कौन कौन से स्थान दिखेंगे। याद रखिए बच्चे, इसे आपको पता होना चाहिए। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपके आंसर को देखिए, मैंने जो पहले भी बताया है कि आपका आंसर बेसिकली दिखना चाहिए डायनेमिक। याद रखें यह दिमाग खोल देने वाली सीरीज होगी। याद रखें यहां पर न्यू ब्रिटेन आता है। न्यू ब्रिटेन में जो है वो 5 स्टेट्स आते हैं। कौन कौन से हैं वो 5 स्टेट, दिमाग खोलकर इसे आपने जो है माइंड में सेटल डाउन करें। सबसे पहला आपको दिखाई देगा मैसाचुसेट। याद रखें मैसाचुसेट किसके लिए प्रसिद्ध है, मैसाचुसेट जो है वो प्रसिद्ध है बॉस्टन टी पार्टी के लिए। बॉस्टन टी पार्टी कौन सी थी, बॉस्टन टी पार्टी वो थी जिसने यूएसए के इंडिपेंडेंस की स्टार्टिंग करी थी। इन्होंने जो है वो चाय के बक्से जो एक शिप में भरे होते थे उसे निकालकर बाहर फेंक दिया था। ये वो एरिया था, ये वो बॉस्टन टी पार्टी थी। स्टार्ट हुआ था मैसाचुसेट से। एक हुआ जैसा मैसाचुसेट, न्यू ब्रिटेन स्टेट, एक जैसा मैंने आपको बताया मैसाचुसेट। आइए इसी के साथ याद रखिएगा यहां पर मैसाचुसेट के अलावा और कौन कौन से दिखते हैं तो एक दिखेगा आपको, ये है रोड द्वीप। इसी प्रकार से याद रखिए कि यहां पर आपको जो है एक स्थान दिखाई देगा जिसे कहा जाता है कनेक्टिकट। याद रखें कि रोड द्वीप, कनेक्टिकट, मैसाचुसेट, ये हुआ 3 जो आते हैं आगे के स्थान पर। फाइन। अब 2 और हैं, यहां याद रखिएगा कि ये 2 जो है वो क्रम से नहीं है, ये क्रम से हैं लेकिन बाकी के 2 क्रम से नहीं है। इसमें एक आएगा जिसे कहा जाता है मेन और न्यू हैम्पशायर। याद रखें कि ये 5 एरिया बेसिकली क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं न्यू ब्रिटेन का पार्ट। याद रखें एक ब्रिटिश कोलंबिया, ये कनाडा वाले पार्ट में आता है मेनली। एक आता है न्यू ब्रिटेन, ये ब्रिटेन का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, इसमें 5 एरियाज हैं। इसी प्रकार से याद रखें कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये आपको जो है वो दिखाई देगा किस नाम से, ये है मैक्सिको के नाम से। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि मैक्सिको जो है वो किस किस के लिए फेमस है। यहां मैं आपको हिंट दूं तो मैंने जो है यहाँ की कुछ आक्रामक विदेशी प्रजातियों के बारे में आपको बताया है, आप वहां से इसे कनेक्ट कर पाएंगे। फाइन। ये है मैक्सिको। अब यहां एक मार्किंग और आप करें, याद रखिए कि आपको इस स्थान पर यहां पर जो है वो दिखाई देगा एक प्लेस। याद रखिए इसे बेसिकली कहा जाता है पोर्टलैंड। क्लियर। अब याद रखें पोर्टलैंड जो है
ये एक सीमेंट का नाम है, ये वाली सिटी है। एक पोर्टलैंड आपको यहां पर भी दिखाई देगा। इसी प्रकार से यहां आपको जो है वो न्यू जर्सी भी दिखाई देगा, यहां आपको न्यूयॉर्क भी दिखाई देगा। याद रखिएगा न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, चूंकि ये पार्ट काफी जो है वो न्यूज में रहता है कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे है। इसी प्रकार से जो है आपको दिखाई देगा कि लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे है। पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है। इसी प्रकार से आपको अलग अलग प्लेसेस, अलग अलग नदियों के किनारे दिखते हैं। इससे रिलेटेड प्रश्न आया करते हैं। अगर आपको रिक्वायर्ड होगा तो डेफिनेटली हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। याद रखें कि, और याद रखें आप लोग उसे देखें, ये हम चाहते हैं, मतलब हम एफर्ट लगाएं तो आप उसे देखें, आप उसे जो है वो शेयर जरूर करें। याद रखें कि अगर आप चाहते हैं कि सीरीज कंटिन्यू रहे तो थोड़ा सा इसे जो है वो शेयर करें, ये लोगों तक पहुंचेगी तो हम मोटिवेटेड फील करेंगे आप तक जो है वो कंटेंट लाने के लिए। याद रखें इसे कहा जाता है फ्लोरिडा और ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। जस्ट अ सेकेंड, इसे कहा जाता है गल्फ ऑफ, ओके। मैंने यहाँ के द्वीपों के बारे में आपको पहले बता रखा है, इसलिए अभी मैं जो है इस पर चर्चा नहीं करूंगा। याद रखिए कि जब हम डिटेल में ये ही पोर्शन देखेंगे तब हम इस पर चर्चा करेंगे। ये एक जो है वो मैपिंग के फॉर्म में आपको नेशन मार्क करने के लिए आई थिंक ये सफिशिएंट होगा। क्लियर? चलिए अब हम आ जाते हैं बेसिकली कहां, अफ्रीका वाले पोर्शन में। आए इसे हम प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। याद रखें कि इस तरीके से आपको जो है वो अफ्रीका वाला पोर्शन दिखाई देगा। कुछ इस तरह से आप जो है उसे समझ पाएंगे। याद रखें कि आप पाएंगे इस स्थान पर कुछ इस तरीके से एक हिस्सा ऐसा निकला हुआ है। इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पोर्शन है, ये ब्रॉडर सेंस में अफ्रीका है। थोड़ा सा हम इसे जो है एडजस्ट कर दें ताकि हमें स्पेस की समस्या ना हो। ओके, तो ये बेसिकली अफ्रीका वाला पोर्शन बनकर रेडी है। याद रखिए कि इस स्थान पर आपको कौन कौन से देश दिखाई देंगे। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इस स्थान पर आपको कुछ इस तरीके से ये एक देश दिखाई देगा। कौन सा है ये देश? तो आई थिंक आप सभी लोग गैस कर पा रहे होंगे। इसे कहा जाता है क्या? ये वाला पोर्शन आपको दिखाई देगा मोरक्को के नाम से। और याद रखिए कि जो मोरक्को है ये बेसिकली, इसके ऊपर आपको जिब्राल्टर जलसंधि दिखाई देगी, जिब्राल्टर स्ट्रेट दिखाई देगा। यहां पर आपको याद रखना है कि जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है मोरक्को और यूरोप में आने वाला स्पेन, इसके बीच में, अभी हम उसे भी मार्क करेंगे। और याद रखिएगा कि यहां पर बीच में जो है वो स्ट्रिप है जिसे कंट्रोल करता है ब्रिटेन, जिस स्ट्रिप को कहा जाता है जिब्राल्टर स्ट्रिप। याद रखिए कि स्थलखंड का एक छोटा सा टुकड़ा है जहां पर जिब्राल्टर नाम से एक पर्वत स्थित है। क्लियर? तो ये बेसिकली है मोरक्को। इसी तरह से याद रखें कि मोरक्को के नीचे आएंगे आप, तो याद रखें मोरक्को से नीचे आने पर आपको इस स्थान पर दिखाई देगा एक दूसरा देश। याद रखें इसे बेसिकली कहा जाता है पश्चिमी सहारा। क्लियर? इसे कहा जाता है पश्चिमी सहारा वाला पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? अब इसी तरह से याद रखिए मोरक्को के पश्चात आपको इस स्थान पर जो है वो अल्जीरिया दिखाई देगा। याद रखें अल्जीरिया के पश्चात आपको इस स्थान पर जो है वो ट्यूनीशिया दिखाई देगा। इसी तरह से याद रखिए इस स्थान पर आपको जो है वो लीबिया दिखाई देगा। और याद रखें ये जो बचा वाला पोर्शन है यहां आपको जो है वो मिस्र दिखाई देगा। जस्ट अ सेकेंड, इसे जो है हम थोड़ा बेटर वे से लिख दें। याद रखें यहीं से फिर जो है आपको यहां पर ये मिस्र में थोड़ा जो है वो नीचे तक आ गया है। ये एग्जैक्टली यहां तक नहीं होता, ये थोड़ा ऊपर होता है। तो इसे थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं, अदरवाइज आपको जो है वो समझने में थोड़ी समस्या होगी, इसलिए थोड़ा सा यहां एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता है। आइए हम इसे थोड़ा एडजस्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे थोड़ा रीप्लॉट कर लूं, फिर हम जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां जैसा हमने देखा मोरक्को, अब मैं जरा इसे दोबारा प्लॉट कर लूं। याद रखें ये पोर्शन हो गया, ये है मिस्र। ओके, तो यहां याद रखने योग्य बात है कि ऊपर के पोर्शन में जो आपको दिखाई दे रहा है ये भूमध्य सागर है। याद रखिए भूमध्य सागर के साथ ये सारे देश जो है वो सीमा बनाते हैं, अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। क्लियर? इसी तरीके से याद रखिए कि अब जो आपको ये पोर्शन दिखाई देगा ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। याद रखें कि इस स्थान पर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। याद रखिएगा इस स्थान पर आपको देखने को मिलेगा यह है सोमालिया। याद रखिए सोमालिया जो है अपने सोमालियन पायरेट्स के लिए काफी प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध क्या, हम कहें इसे बदनाम है। यहां पर पायरेसी बहुत ज्यादा होती है। और यह भी याद रखिएगा कि इसके सामने जो द्वीप है
यहां पर भारत ने जो है अपना पोर्ट बनाया है, यहां पर भारत ने अपना जो है वो एरिया बनाया, इसे कहा जाता है सोमालिया। अब यहां याद रखिएगा, सोमालिया के आगे यहां सुकोत्रा दिखेगा, सुकोत्रा द्वीप को जो है भारत ओन करता है। लाइए मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, अदरवाइज आप लोग भूल जाएंगे। याद रखिए यहां पर आपको जो है वो सुकोत्रा द्वीप दिखाई देंगे, ये है सुकोत्रा द्वीप। इसे अभी के समय ओन करता है कौन? अभी के समय से ओन करता है सोमालिया, पर याद रखें ब्रिटेन के साथ थोड़ा विवाद है। नीचे आएंगे तो आगे आपको छागोस दिखाई देगा, और छागोस के बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि यहां पर यूएसए का नेवल कमांड है। क्लियर? अब ये सोमालिया वाला पार्ट, सोमालिया के ऊपर याद रखिएगा इस स्थान पर आपको जो है वो एक और देश दिखाई देगा, इसे कहा जाता है इरिट्रिया। अब यहां जो बीच में नेशन है, याद रखें इसे कहा जाता है इथोपिया। अब यहां ध्यान से देखिए, मैंने इथोपिया के लिए इथोपिया की बॉर्डर नहीं बनाई है ऊपर भूमध्य रेखा के साथ। याद रखिए इथोपिया, इथोपिया के ऊपर इरिट्रिया, और इरिट्रिया के बचा वाला हिस्से में यहां पर याद रखिए यहां पर आता है जिबूती। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है, पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा के ऊपर मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, फिर मिस्र, फिर आता है इथोपिया, इथोपिया के ऊपर इरिट्रिया, इरिट्रिया के ऊपर जो है वो जिबूती, जिबूती के सामने जो है आपको सोमालिया दिखाई देगा। ये हुआ ऑर्डर ऑफ नेशंस, जहां आपको ऊपर से नीचे आपको वहां पूर्व से पश्चिम की दिशा में याद रखना है। अब इसी प्रकार से हम चलते हुए नीचे आएंगे, आइए नीचे आते हैं। अब याद रखें यहां आपको दिखाई देगा केन्या, इसके पश्चात यहां आपको दिखाई देगा तंजानिया, इसके पश्चात यहां आपको दिखाई देगा मोजाम्बिक। क्लियर? अब ये जो बचा वाला पोर्शन है, याद रखिए इस वाले पोर्शन में आपको दिखाई देगा साउथ अमेरिका, माफ कीजिएगा साउथ अफ्रीका। क्लियर? अब यहां दो देश और हैं, स्वाजीलैंड के नाम से जाना जाता है, स्विट्जरलैंड नहीं, स्वाजीलैंड। अब क्या है स्वाजीलैंड, मैं आगे इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं, अभी आपको केवल और केवल दिमाग पे रखना है। यहां पर एक चीज हमेशा याद रखें, मैंने यहां केवल और केवल मिस्र बना रखा है, चूंकि प्रॉब्लम यह है स्पेस की थोड़ी दिक्कत है। यहां याद रखें कि यहां पर आपको दो देश दिखाई देते हैं। क्लियर? याद रखें यहां आपको मिस्र भी दिखाई देगा, और इसी स्पेस को शेयर करते हुए आप इमेजिन करेंगे कि यहां पर आपको एक देश और दिखेगा, इसे कहा जाता है सूडान। क्लियर? तो यहां एक देश और है सूडान के नाम से। फाइन? और ये याद रखिए सूडान जो है यहां आपको लाल सागर दिखेगा, इस तरफ आपको भूमध्य सागर दिखेगा, इधर आपको लाल सागर दिखेगा। याद रखिए लाल सागर के साथ सूडान जो है बॉर्डर बनाता है। तो आ जाए मैं इनकी नेमिंग कर दूं, अदरवाइज आप जो है वो भूलना प्रारंभ कर जाएंगे। इसे कहा जाता है केन्या, इसे कहा जाता है युगांडा, माफ कीजिएगा इसे कहा जाता है केन्या, इसके नीचे तंजानिया, इसे कहा जाता है तंजानिया, इसे कहा जाता है मोजाम्बिक। और याद रखिए इसी के सामने आपको देखने को मिलेगा इस स्थान पर कुछ इस तरीके से, याद रखें ये कौन सा आइलैंड है, तो आई थिंक आप सभी जो है वो बेहतर तरीके से अंदाज लगा पा रहे होंगे। इसे बेसिकली कहा जाता है मेडागास्कर। क्लियर? तो याद रखिए मोजाम्बिक के सामने मेडागास्कर आता है। ओके, तो ये केन्या, केन्या के अलावा तंजानिया, तंजानिया के अलावा मोजाम्बिक। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये डायमेंशंस अब दिमाग में सेटल डाउन हो चुके होंगे। ओके, चलिए अब यहां याद रखें कि केन्या, केन्या के पास आपको युगांडा दिखाई देगा यहां सामने ही। क्लियर? चलिए इसे प्लॉट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। केन्या के सामने आपको यहां पर जो है वो ये दिखाई देगा, इसे कहा जाता है युगांडा। और याद रखें युगांडा के बाद यहां आपको दिखाई दिया क्या? सूडान। याद रखिए युगांडा के ऊपर आपको जो है वो दक्षिणी सूडान दिखाई देगा, फिर आपको उत्तरी सूडान जिसे सूडान के नाम से जाना जाता है। तो केन्या, युगांडा, तंजानिया, इसके ऊपर दक्षिणी, ऊपर सबसे ऊपर जो है सूडान, फिर ये दक्षिणी सूडान। याद रखिए कि सूडान की कैपिटल है खार्तूम, खार्तूम में जाकर जो है वो मिलती है ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल आपस में, जिसे जो है वो नाइल कहा जाता है। अगर मैं आपको अभी सुपरफिशियली बताऊं तो याद रखिएगा कि इन तीनों के बीच में एक झील है। इस प्रकार से हम अगर प्लॉट करना चाहें यहां तो याद रखिए इस स्थान पर आपको एक झील दिखाई देगी। याद रखिए इसे कहा जाता है लेक विक्टोरिया, दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। याद रखिएगा कि इससे पास होती है इक्वेटर अर्थात भूमध्य रेखा। यह भी याद रखिएगा कि यहां से एक नदी निकलती है जिसे कहा जाता है नाइल। याद रखें कि नाइल खार्तूम में जाती है, खार्तूम में ये मिलती है दूसरी नाइल के साथ, जिसे ब्लू नाइल कहा जाता है। ब्लू नाइल इथोपिया के पठार से आती है। श्वेत नाइल और ब्लू नाइल आपस में मिलने के पश्चात नाइल नदी कहलाती है। खार्तूम के बाद
और याद रखिए प्रवेश करती है इजिप्ट में, जहां इसे जो है वो इजिप्ट का वरदान कहा जाता है, मिस्र का वरदान कहा जाता है, क्योंकि इसी के कारण जो है मिस्र में कल्टीवेशन पॉसिबल हो पाता है, कृषिगत गतिविधियां पॉसिबल हो पाती हैं। इसे याद रखिएगा कि लेक विक्टोरिया है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली दिखाई देगी। मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जहां पर मैंने बताया अफ्रीका टूट रहा है और इस ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में जो है आपको बहुत सारी लेक्स दिखाई देती हैं। एक बच्चे ने मुझसे जो है वो टेलीग्राम पे क्वेश्चन भी पूछा था कि बेसिकली ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का पार्ट है या नहीं है कौन सी ये लेक। हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके बारे में जब मैं वहां पहुंचूंगा। याद रखें यहाँ पर जो है आपको बहुत सारी लेक्स दिखाई देती हैं, चाहे वो एडवर्ड हो या एल्बर्ट हो या जो है वो खमसी हो या बहुत सारी ऐसी लेक्स हैं। मैंने उसके बारे में मैपिंग भी उस चैप्टर में करा रखी है, तो इसे याद रखिएगा, ये वाला पार्ट इज दिस। ओके, अब यहां याद रखें कि इसके ऊपर आएंगे तो आपको अदर देश दिखाई देंगे। कौन कौन से हैं आइए इसे देखते हैं। याद रखें आपको यहां पर जो है वो दिखाई देगा नामीबिया। याद रखें नामीबिया के आगे जाएंगे तो आपको जो है यहां पर नामीबिया का मरुस्थल दिखाई देगा। इसके आगे जाएंगे तो यहाँ कालाहारी का मरुस्थल दिखाई देगा, काफी इंपॉर्टेंट है। फाइन, नामीबिया, नामीबिया से आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ एक देश है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है एक पतला स्ट्रिप में आपको एक देश दिखाई देगा और इसी तरह से यहाँ पर एक देश दिखाई देगा। फाइन, आई थिंक आप सभी इनके नाम इजिली गैस कर पा रहे होंगे कि कौन से हैं ये देश। जस्ट अ सेकेंड, मैं अभी आपसे याद रखें ये नेशन कौन कौन से, नामीबिया, अंगोला, कॉन्गो, गैबन। याद रखें कॉन्गो के ऊपर आप जाएंगे तो एक बड़ा कॉन्गो है। यहाँ याद रखें अभी मैं जो है केवल आउटलाइन बना रहा हूं, जब हम डिटेल में इसके बारे में देखेंगे तो फिर मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा, केवल अफ्रीका जब हमारा फोकस होगा तो। याद रखें कि कॉन्गो एक है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसका पुराना नाम जो है वो जायरे था। याद रखें कॉन्गो एक नदी है जिसके नाम पर जो है इनका नाम पड़ा है। कॉन्गो दूसरी सबसे ज्यादा जैव विविधता वाली नदी है। ये भी याद रखिएगा कि कॉन्गो नदी जो है 2 बार विषुवत रेखा को पार करती है। इसी के साथ याद रखिएगा कि कॉन्गो रिवर बेसिन के आसपास पिग्मीज मिलते हैं, जो सबसे कम हाइट की जनजाति के नाम से जाने जाते हैं, पेड़ पे रहते हैं, ट्री ड्वेलर्स होते हैं और खासकर जो है इनकी हाइट के कारण इनको काफी जाना जाता है। पिग्मी का शब्द का अर्थ ही होता है बौना या छोटा। फाइन, कारण क्या है, तो मैंने अपने वैल्यू एडिशन की जो सीरीज थी उसमें जो है एक वीडियो बनाया था क्या है मानव और आर्द्रता का संबंध, जहां मैंने डिटेल में समझाया था। 24 कैरेट गोल्ड वो वीडियो है, आप जाकर देखिएगा। उसमें मैंने समझाया था कि प्रजातियों का जो साइज है, जो स्पीशीज है, उनका जो आकार है, ये आपको मिनिमम दिखाई देता है कहां पर, जब आप ऊंचाई पर जाएंगे, जहां पर जो है आर्कटिक वाला एरिया होगा वहां पर। जहां ठंडी ज्यादा होगी वहां पर, माफ कीजिएगा, जहां ठंडी ज्यादा होगी वहां आकार बड़ा होगा, जहां ठंडी कम होगी और गर्मी ज्यादा होगी वहां आकार जो है प्रजातियों का कम होता जाएगा। यानी कि इक्वेटर के आसपास आपको जो है प्रजातियों का साइज कम मिलेगा लेकिन संख्या ज्यादा मिलेगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे प्रजातियों का साइज बढ़ता जाएगा, संख्या कम होती जाएगी। इसी प्रकार से मरुस्थल में जो है ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है। इसी प्रकार से सबसे कम होती है कहां पर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में साइज के अकॉर्डिंगली, लेकिन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली गेम उल्टा हो जाता है। डेजर्ट में पॉपुलेशन कम होती है, सदाबहार वन में पॉपुलेशन ज्यादा होती है। मैं शरीर के आकार की बात कर रहा हूं। याद रखें कि गैबन, कॉन्गो, अंगोला, नामीबिया, ये स्थान पर जो है आपको इन नेशंस का ऑर्डर याद रखना है। अब इसी के साथ कुछ अन्य राष्ट्र भी हैं, ध्यान से देखें। जरा मैं इनकी आउटलाइन ड्रॉ कर लूं फिर हम जो है इस पर डिस्कशन करते हैं। याद रखें यहां पर आपको नेशंस का ऑर्डर कुछ इस तरीके से याद रखना है कि कैमरून, कैमरून के बाद नाइजीरिया, नाइजीरिया के बाद जो है बेनिन है, इसके पश्चात जो है टोगा, फिर घाना है। यहां याद रखने योग्य बात है, मैं यहां पर जो है वो मेंशन कर दूं, अदरवाइज आपको जो है वो समस्या हो सकती है। इसके बाद यहां बहुत सारे और भी नेशंस हैं। याद रखिए कि ये ऑर्डर के अकॉर्डिंगली अभी इतना आपके लिए जरूरी है, फिर जब मैं डिटेल में बताऊंगा तो फिर यहां के बाद जो नेशंस है उसे हम प्लॉट करेंगे। ये याद रखिएगा पश्चिमी सहारा और घाना जो है वो बॉर्डर नहीं बनाते, हम इसे यहां तक प्लॉट कर रहे हैं। इसके बाद जब मैं आपको डिटेल में इसके बारे में समझाऊंगा तब आपको जो है कुछ नेशंस इसमें और ऐड करने होंगे। अगर मैंने अभी इसे ऐड करा तो याद रखिए आपके दिमाग में सब कुछ हौच पौच हो जाएगा। इससे बचने के लिए एक सेट में आपको इतने याद होने चाहिए, इससे आप अफ्रीका को पूरा कवर कर पाएंगे। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने माइंड पर सेटल डाउन करें। याद रखें मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, फिर आपको मिस्र दिखेगा, सूडान दिखेगा, इरिट्रिया, जिबूती और फिर आपको दिखेगा सोमालिया। सोमालिया है इथोपिया पे। इथोपिया के बाद आप देखेंगे केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, इसके बाद साउथ अफ्रीका, इसके पश्चात नामीबिया, अंगोला, कॉन्गो, गैबन। याद रखें गैबन के बाद आपको ऑर्डर से याद रखना है कि आपको कैमरून दिखाई देगा, नाइजीरिया दिखाई देगा, बेनिन दिखाई देगा, इसके बाद टोगा दिखाई देगा और लास्ट में आपको जो है घाना दिखाई देगा। इसके पश्चात और भी देश नेशंस आते हैं, लेकिन अभी हमने यहां के बाद नहीं देखा है, अंदर के नेशंस अभी हम प्लॉट नहीं करेंगे। अदरवाइज आपको जो है वो लैंडलॉक नेशन वाले चैप्टर में चीजें समझ में अच्छे से नहीं आएंगी। याद रखें लैंडलॉक का मतलब है स्थल रुद्ध देश। यहां मैंने स्थल रुद्ध को प्लॉट नहीं करा है ताकि मैं अलग से आपको समझा सकूं। क्लियर?
तो यहाँ आपको सूडान वाला पार्ट एक ध्यान रखना है, दूसरा यहाँ पर और भी नेशंस है ये ध्यान रखना है। क्लियर है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके पश्चात आएंगे हम यूरोप पे। क्लियर? चलिए हम प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। याद रखें ये बेसिकली जो आपको दिख रहा है ये है बेसिकली भूमध्य सागर वाला क्षेत्र। इसी तरीके से याद रखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है ये आपको इटली वाला पार्ट दिखाई देगा। इसी तरह से याद रखें कि यहाँ आपको जो है वो एक पोर्शन दिखाई देगा इस प्रकार से, ये है बेसिकली क्या, यूरोप वाला पोर्शन। इसे थोड़ा सा हम छोटा कर लें तो मैं आपको और बेहतर तरीके से चीजें समझा पाऊंगा। जस्ट अ सेकेंड, एक काम करते हैं इसे हटा ही देते हैं, दोबारा प्लॉट करते हैं। यहां देखें ध्यान से, ये है भूमध्य सागर वाला क्षेत्र, ये आपको दिखाई देगा ग्रीस वाला एरिया। इसी प्रकार से यहाँ आपको जो है वो इटली वाला पोर्शन दिखाई देगा। इसी तरीके से ये आपको जो है यूरोप दिखाई देगा। इस तरह से अगर आप चलते हुए आए तो याद रखिए कि यहाँ आपको जो है वो दो प्लेसेस दिखाई देंगे और आपको ये मार्किंग थोड़ी सी टफ लगने वाली है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है वो थोड़ा सा सब्र के साथ, पेशेंस के साथ इसे सुनेंगे। ओके, चलिए तो ये बनकर हमारा रेडी है। याद रखिएगा कि इस वाले पोर्शन में बहुत सारी मार्किंग्स हैं। फाइन, तो बी रेडी, ध्यान से सुनिए। याद रखें इस वाले सागर को, इस सागर को कहा जाता है ब्लैक सी, इसे कहा जाता है बेसिकली कैस्पियन सी, यानी कि कैस्पियन सागर। याद रखें दोनों ही झीलें हैं। ओके, ये याद रखें इसे कहा जाता है भूमध्य सागर। और याद रखिएगा कि अब हम नेशन प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे। यहां पर नोटिसेबल बात है, याद रखिए इस पोर्शन में यहां पर आपको दिखाई देगा, इसे कहा जाता है बेसिकली पुर्तगाल। याद रखिए पोर्चुगल की कैपिटल बेसिकली है लिस्बन। इसके अलावा याद रखें कि ये जो है फुटबॉल के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसी तरीके से याद रखें इसके आगे आएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से जो है ये स्थान दिखाई देगा, इसे कहा जाता है स्पेन। याद रखिए कि जो स्पेन है ये बनाता है यहां पर जिब्राल्टर। क्लियर? अब ये याद रखें जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा जो है ये कनेक्ट होता है, अंदर आप जाएंगे तो यहां भूमध्य सागर से। क्लियर? अब भूमध्य सागर के अंदर आने वाले द्वीपों का क्रम याद रखिएगा। यहां पर आपको जो है वो दिखाई देगा एक द्वीप, क्या नाम है इसका, इसे कहते हैं साइप्रस। इसके अलावा याद रखिए यहां पर आप आएंगे, यहां पर एक द्वीप है, मैंने बताया था इसका नाम जो है क्रेटे है। याद रखिए इसे ओन कौन करता है, इसे ओन करता है बेसिकली यहां पर आने वाला ग्रीस। इसके अलावा यहां पर आपको जो है वो सिसिली दिखाई देगा। इसी तरीके से यहां पर आपको जो है वो सर्डिना दिखाई देगा। ये कौन ओन करता है, तो आई थिंक आप अब बता पाएंगे ये कौन से देश हैं। इसी प्रकार से याद रखिए यहां पर आएगा, इसे कहा जाता है बेलेरिक। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है वो आंसर देना प्रारंभ करेंगे। जो जो चैप्टर्स मैं करा चुका हूं उसकी मार्किंग्स मैं रिपीट करूंगा और आपसे पूछूंगा। याद रखिए इसे बेसिकली क्या कहा जाता है बच्चे, इसे कहा जाता है सर्डिना, बेलेरिक, कोस्टारिका। अभी कोस्टारिका भी जो है वो वहां पर है, एक और आता है, मैं आगे आपसे इसके बारे में भी डिस्कशन करने वाला हूं। याद रखिए कि इस प्रकार से आपको यहां पर भी कुछ द्वीप दिखाई देंगे, इसे जो है वो कैनरी द्वीप कहा जाता है। मैंने पहले इसके बारे में डिस्कस करा। याद रखें कि यहीं पर जो है एक जलधारा आती है, इस जलधारा को जो है वो कैनरी जलधारा के नाम से जाना जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि इसी जलधारा के कारण जो है वो सहारा के मरुस्थल का निर्माण हुआ है। अब यहां पर आपके कान ओपन होने चाहिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज चीजें जो है वो थोड़ा सा ऊपर से निकल जाएंगी। ये याद रखें कि ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर की जब मैं मैपिंग कराऊंगा तब फिर हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि यहाँ पे एक एरेट्रिया सी है, एक जो है वो थोनिया सी है, एक अलावा जो है इसके अलावा जो है कई और छोटे लोकल सी हैं, गल्फ ऑफ लायंस है। इन सब के बारे में हमें मार्किंग्स देखनी है। यहां पर अभी हमारा ध्यान जो है, अभी हमारा मेन फोकस कहां पर है, नेशंस की मार्किंग में। इसलिए याद रखें सबसे पहले तो पूरा याद करने के बजाय आप इसे याद रखें कि भूमध्य सागर के साथ कौन कौन से जो देश हैं वो बॉर्डर बनाते हैं। तो अभी आपने अफ्रीका के देश तो देखें, यहां मैं इसे लिख भी देता हूं। याद रखें भूमध्य, जस्ट अ सेकेंड, याद रखें जो भूमध्य सागर है इसके लिए एसेंशियल इंफॉर्मेशन। पहली चीज कि भूमध्य सागर से कौन कौन से एशियन नेशंस जो है वो बॉर्डर बनाते हैं। अफ्रीकन मैं बता चुका हूं, तो इसे आप कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं कि इससे बनाते हैं सीरिया, इजराइल, सीरिया, इजराइल, लेबनान, टर्की। ये वो देश हैं, फिर से नाम रिपीट कर रहा हूं, याद रखिए सीरिया, इजराइल, लेबनान, टर्की, ये वो एशियन देश हैं जो बेसिकली बॉर्डर बनाते हैं किसके साथ, बेसिकली बॉर्डर बनाते हैं भूमध्य सागर के साथ। इसी प्रकार से याद रखिए कि जो ब्लैक सी है
अर्थात काला सागर है, इसके साथ कौन कौन से नेशंस जो है वो बॉर्डर बनाते हैं। यहां याद रखिएगा कि ये नेशंस कौन कौन से हैं। ये है बुल्गारिया, इसके अलावा याद रखें कि यहां पर और देश कौन से हैं। सेकंड है रोमानिया, थर्ड है रशिया, थर्ड है फोर्थ है यूक्रेन। बुल्गारिया, रोमानिया, रशिया, यूक्रेन। देन इज टर्की या तुर्की। फिर लास्ट आता है जिसे कहा जाता है जॉर्जिया। याद रखिए, जो टर्की है या तुर्की है, इसे सिक मैन ऑफ यूरोप या यूरोप का जो है बीमार देश तक कहा जाता है। कारण क्या है? याद रखिए, यूरोप का एकमात्र विकासशील देश है टर्की। याद रखिएगा, इसके अलावा जो है टर्की को इंटरकॉन्टिनेंटल नेशन भी कहा जाता है, अर्थात अंतरा महाद्वीपीय देश भी कहा जाता है। याद रखें कि ये जो देश है ये 2 महाद्वीपों में आता है, एक एशिया में आता है, एक यूरोप में आता है। याद रखें, इसकी सबसे बड़ी सिटी जो है वो है अंकारा, माफ कीजिएगा, इसकी सबसे बड़ी सिटी है इस्तांबुल। ये आती कहाँ पे है? ये आती यूरोप में है। इसकी कैपिटल है अंकारा। ये आती कहाँ है? एशिया में। और ये भी याद रखिएगा कि इसके बीच में एक सागर है। जब हम डिटेल में देखेंगे तो इसे जो है मरमरा सी कहा जाता है। मरमरा सी जो है बॉस्फोरस जल संधि के द्वारा काले सागर के साथ जुड़ता है। इसी प्रकार से ये जो है प्रोवाइड करता है एक पाथ एंटर करने के लिए, कहाँ? भूमध्य सागर में। जियोपॉलिटिक्स याद रखिएगा कि यूक्रेन रशिया वॉर के समय काला सागर के अंदर जो है एक प्लेस है, ये काफी न्यूज में रहा था, इसे कहा जाता है बेसिकली क्रीमिया का प्रायद्वीप। जब हम डिटेल में यूरोप देखेंगे, इसकी पॉलिटिक्स कब समझेंगे, तो याद रखिए कि जो रशिया है ये अपने आप को मानता है कि यूरोप का सुपर पावर है, ना कि एशिया का। अब चूंकि जो रशिया है ये मानता है कि ये यूरोप का सुपर पावर है, यूरोप की जो है अदर पावर्स को काउंटर करना चाहता है। और याद रखिए कि यूरोप में सुपर पावर के क्रम में रशिया बिल्कुल आता है। रशिया काउंटर करना चाहता है यूएसए को। और याद रखिए, रशिया इज अ नेशन विच यूज्ड टू लिव अपॉन ज्योग्राफी। ये वो देश है जो ज्योग्राफी पर आधारित है। यहां पर आप पाएंगे कि रशिया ने लगभग 138 युद्ध लड़े हैं अपने इतिहास में और बहुत कम ही हारे हैं। सब में एक कॉमनैलिटी है कि वो युद्ध स्टार्ट रशिया खुद करता है। फाइन। तो फिलॉसफी है हर एक देश की, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि यूएसए की फिलॉसफी है कि वॉर लड़ने दो दूसरे को। हु यूज्ड टू विन द वॉर? कौन युद्ध जीतता है? द पर्सन हु यूज्ड टू एंड द वॉर विल विन द वॉर। यानी कि वो देश जो युद्ध में सबसे आखिर में आता है और उसे खत्म करता है, वो देश युद्ध जीतता है। इसी प्रकार से जो है वो रशिया ये मानता है कि हु यूज्ड टू विन द वॉर, वन हु यूज्ड टू स्टार्ट द वॉर विल विन द वॉर। यानी कि वो देश जो युद्ध स्टार्ट करेगा वो युद्ध जीतेगा। अब यहां समझिएगा कि दोनों की फिलॉसफी अलग है, दोनों का तरीका अलग है। यहां पर रशिया का यह मानना है कि जो देश युद्ध स्टार्ट करता है वो रेडीनेस के साथ आता है। यूएसए का यह मानना है कि जो देश जो है सबसे आखिर में आता है उसके रिसोर्स सबसे ज्यादा बचे रहते हैं। अब दोनों की फिलॉसफी अपने अपने अकॉर्डिंगली जो है वो सही है। यहां याद रखने योग्य बात है कि जो रशिया है वो यूरोप की सुपर पावर मानना, अपने आप को जो है प्रूव करना चाहता है। अब इसके लिए रशिया के साथ एक समस्या है, इसकी ज्योग्राफी। याद रखिए कि यहां पर जो है जब हम आगे मैपिंग करेंगे तो यहां पर 7 महासागरों का द्वीप दिखाई देगा आपको। 7 महासागरों का एक बंदरगाह दिखाई देगा। इसी प्रकार से आपको एक बंदरगाह दिखाई देगा जो है मॉस्कोवा के पास है। रशिया जो है यहां से टाइगर के टाइप अपने सबमरीन्स लेकर आता है यूएसए काउंटर करने के लिए। और याद रखिए कि रशिया कैन टैकल यूएसए ऑल्सो। नो डाउट कि रशिया की जीडीपी और इकोनॉमी इज लेसर देन यूएसए, बट आर्मोलरी और आर्टरी के नाम पे जो है रशिया के पास बहुत कुछ है और सीवियर डैमेज दे सकता है यूएसए को, एंड यूएसए परफेक्टली नोज दैट। और ये भी याद रखिए कि केवल और केवल रशिया की एक समस्या है कि रशिया जो है वो डायरेक्टली एंटर नहीं कर पाता अटलांटिक सागर में। समस्या होती है यहां पर, अभी आप पाएंगे कि यहां पर एक प्लेस है बाल्टिक सागर में, रशिया का छोटा सा एक एरिया है रशिया का। याद रखें, ये प्लेस से होते हुए आगे आ सकता है, लेकिन ये सारे देश जो है वो नेटो का पार्ट है, रशिया को काउंटर कर लेते हैं। अब यहां 1-2 पोर्ट से सारी सबमरीन्स जो है वो ला नहीं सकता अटलांटिक में, बस ये समस्या है। इसलिए जो है वो रशिया का एक सपना है कि मेडिटेरेनियन सी के साथ, भूमध्य सागर के साथ डायरेक्टली सीमा बनाए। और डायरेक्टली अगर यहां सीमा बन गई तो इस गेट को तोड़ते हुए रशिया जो है वो बाहर निकलेगा। और याद रखें कि सामने अटलांटिक सागर है, अटलांटिक के सागर के सामने जो है वो प्रोमिनेंट एनिमी खड़ा हुआ है, मुख्य शत्रु खड़ा हुआ है। वहां तक फुल पोटेंशियल के साथ रशिया के पहुंचने का सपना है। और इसी में आप पाएंगे कि 2011 में सर्बिया से कोसोवो को अलग करा था
इसी के साथ यहां पर जो है क्रीमिया को अलग करा था यूक्रेन से, क्रीमिया से ब्लैक सी के बिल्कुल सेंटर तक पहुंच जाता है कौन, यूएसएसआर या मैं कहूं रशिया, और फिर यहां से होते हुए बॉस्फोरस से होते हुए ये अंदर आ सकता है। रशिया इस प्रकार से प्रोपोगेट अपने आप को करता है। इसमें याद रखिए ब्लैक सी के साथ कौन कौन से नेशन बॉर्डर बनाते हैं, इसमें बुल्गारिया, रोमानिया, रशिया, यूक्रेन, टर्की और जॉर्जिया आता है। जॉर्जिया अपने रोजेस के लिए फेमस है। यूक्रेन जो है वो रिसेंटली न्यूज में भी रहता है। और अगर आपका जो है अगर डिमांड करेंगे, अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। पूरी यूक्रेन की ज्योग्राफी जो है हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, जियोपॉलिटिक्स डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, वो सिटीज डिस्कस कर सकते हैं जो रशिया के लिए जो है वो प्रोमिनेंट है, और इस पूरे एरिया के जो है ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट को हम डिस्कस कर सकते हैं इफ यू वांट देन ओनली। ओके, तो बुल्गारिया, रोमानिया, रशिया, यूक्रेन, टर्की, जॉर्जिया, ये जो है वो नेशंस है जो बॉर्डर बनाते हैं ब्लैक सी से। इसी प्रकार से याद रखिए कैस्पियन सी से कौन कौन से नेशन जो है वो बॉर्डर बनाते हैं, तो इसमें याद रखिएगा अजरबैजान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, ये वो देश है जो बेसिकली सीमा बनाते हैं इनके साथ। कौन कौन से, तो याद रखें अजरबैजान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और लासिस कजाकिस्तान, ये नेशंस हैं जो इसके साथ बॉर्डर बनाते हैं। अब मैं इधर से फ्री हूं, अब हम इधर फोकस करते हैं। याद रखें ये मैंने आपको जैसा बताया, इसे कहा जाता है पुर्तगाल, इसी प्रकार से याद रखें इसे कहा जाता है स्पेन। याद रखें इसके पश्चात आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इस स्थान पर जो है वो इस स्थान पर जो है आपको एक देश दिखाई देगा, इसे कहा जाता है बेसिकली फ्रांस। क्लियर, माइंड पर इसे सेटल करें। इसी प्रकार से याद रखें कि यहां पर आपको जो है बेल्जियम दिखाई देगा। जस्ट अ सेकेंड, इस प्रकार से आपको यहां पर जो है वो बेल्जियम दिखाई देगा। नाम आपने काफी सुना होगा, मैं इसका बार बार एग्जांपल लेता हूं। इसका साइज इज लेसर देन साइज ऑफ अ लेक प्रेजेंट इन रशिया। फाइन, आप सभी को शायद याद होगा, मैंने इसके एग्जांपल जो है यूज कर रखा है बार बार। इसे कहा जाता है नीदरलैंड। याद रखिए कि नीदरलैंड को ही पहले हॉलैंड कहा जाता था। फाइन, इसके अलावा अब याद रखिएगा ये जो बचा वाला पोर्शन है इसे बेसिकली कहा जाता है जर्मनी। फाइन, ये है जर्मनी। अब ये याद रखिए ये है बेसिकली क्या, डेनमार्क। ये बॉर्डर बनाते हैं, याद रखिएगा। मैं इसे जो है थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, अदरवाइज आपको समस्या होगी। ये है बेसिकली जर्मनी। ये है डेनमार्क। मैंने पहले बताया है कि डेनमार्क जो है लीडर हुआ करता था नॉर्डिक नेशंस का, तो इसलिए आपको याद रखना है ये जर्मनी है। चलिए इसके बाद हम ऊपर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैंने कल भी इसकी मार्किंग आपको कराई थी। याद रखें इसी स्थान पर आपको दिखाई देगा, इसे कहा जाता है नॉर्वे। क्लियर, अब यहां याद रखें जस्ट सेकंड, नॉर्वे जो है ऊपर तक जाता है, इसे याद रखिएगा नॉर्वे को कहा जाता है उगते हुए सूरज का देश। नो, रात के सूरज का देश। याद रखिए नॉर्वे की लोकेशन इस प्रकार से है कि इसके एक भाग में जो है मिडनाइट सन निकल जाता है 15-20 मिनट के लिए, बिल्कुल वैसी धूप होती है जैसी धूप जो है आपको दोपहर में दिखती है, फिर अचानक से सनसेट वापस हो जाता है, फिर से रात चलती रहती है। तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। कारण क्या है, तो एक सिंपल से मैनर में समझे कि ये जो है एक छोर पर आता है यहाँ पर, तो ये पूरा भाग जो है अंधेरे में है, यहाँ पर भी अंधेरा है, बट टर्न लेते टाइम 10-15 मिनट के लिए ऐसी लोकेशन है कि सूर्य निकल आता है इस स्थान पर। जब मैं यूरोप डिटेल में समझाऊंगा तो फिर इसकी जियोलॉजी भी आपको समझाऊंगा। कई प्लेट्स है यहाँ पर, इसे कटा छटा द्वीप भी कहते हैं, प्रायद्वीपों का जो है महाद्वीप कहते हैं। फिर आगे मैं वहां पर डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। इसे बेसिकली कहा जाता है नॉर्वे। याद रखें इसे कहा जाता है स्वीडन। जस्ट अ सेकेंड, इसे कहा जाता है स्वीडन। और याद रखिएगा कि जो रिमेनिंग पोर्शन है इसे कहा जाता है बेसिकली फिनलैंड। कुछ इस प्रकार से जो है आप इसे ड्रॉ कर पाएंगे। क्लियर, अब यहां पर जानने योग्य बात है कि याद रखें कि नॉर्वे जो है वो नॉर्थ पोल के साथ बॉर्डर नहीं बनाता और ना ही ये रशिया के साथ बॉर्डर बनाता। रिमेनिंग पार्ट में आपको रशिया दिखाई देगा। याद रखें कि इस स्थान पर कौन कौन से देश हैं, तो मैं यहां मार्किंग जो है वो
लिख देता हूं जिससे आपको समस्या ना हो। यहां आपको दिखाई देगा नॉर्वे, इसी प्रकार से यहां आपको दिखाई देगा स्वीडन, और इसी प्रकार से स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम्स है। और याद रखिएगा 1972 में लगभग इसी वर्ष जो है स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 6 जून को या 5 जून को। इसी कारण जो है पर्यावरण दिवस इस स्थान पर जो है वो पूरे विश्व में जो है मनाया जाता है, स्वीडन। और इसके अलावा याद रखें कि यहां आपको दिखाई देगा फिनलैंड। ओके, याद रखें ये तीनों की जो कैपिटल है, नॉर्वे की है ऑस्लो, स्वीडन की है स्टॉकहोम्स, और फिनलैंड की है बेसिकली हेलेंस्की। ये तीनों ही पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, और ये अलग अलग स्थान पर आते हैं। ये बंदरगाह जो है यहाँ पर आपको एक गल्फ दिखाई देगी, गल्फ ऑफ फिनलैंड, एक बंदरगाह यहाँ पर है। इसी प्रकार से नॉर्वे का जो बंदरगाह है वो ऑस्लो इधर पर आता है, और इसी प्रकार से फिनलैंड का है यहाँ जो बाल्टिक सागर में आता है। आगे मैं लोकल सीज जब मार्क कराऊंगा तो डिटेल में इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां याद रखें कि आपको यहां 3 देश दिखाई देंगे कुछ इस प्रकार से, याद रखेगा। यहां पर आपको एस्टोनिया दिखाई देगा, इसी प्रकार से यहां पर आपको जो है वो लातविया दिखाई देगा, और इस स्थान पर आपको ये एस्टोनिया, ये लातविया, ये लिथुआनिया, ये दिखाई देंगे। ये तीनों जो है वो बाल्टिक सागर में आते हैं। यहां मैं नाम मेंशन कर दूं, बाल्टिक सागर। और याद रखिए यहां स्पेस मेरे पास नहीं है, पर आपको याद रखना है बाल्टिक सागर से या फिर बाल्टिक नेशन किसे कैसे कहा जाता है, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया। मैं फिर से नाम रिपीट कर रहा हूं, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया। इन तीनों देशों को जो है वो बाल्टिक नेशन कहा जाता है। और याद रखिएगा बाल्टिक सागर से साथ ये बॉर्डर बनाते हैं ऐसा समझा जाता है, लेकिन ये भी याद रखें कि यहां एक छोटा सा एरिया, यहां मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं बना नहीं रहा हूं, एक छोटा सा एरिया आपको दिखाई देगा रशिया का भी, यानी कि रशिया भी बाल्टिक सागर के साथ सीमा बनाता है। याद रखें कि रशिया अंदर आने के लिए अटलांटिक सागर में अपनी एंट्री के लिए ये कार्य करता है। ज्योग्राफी इज रिस्पॉन्सिबल इज अ पेरेंट सब्जेक्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स। याद रखें कि ये जो है एंट्री करेगा इस स्थान पर। ओके, अब ये जर्मनी वाला पोर्शन बनकर रेडी है। अब इसके पश्चात जो है आपको यहां पर एक देश दिखाई देगा, याद रखें इसे बेसिकली कहा जाता है क्या, ध्यान दें, याद रखिएगा जर्मनी, जर्मनी के बाद यहां पोलैंड दिखाई देगा, पोलैंड के बाद यहां बेलारूस दिखाई देगा, फिर यहां आपको यूक्रेन दिखाई देगा, इटली और ग्रीस। अब इतनी मार्किंग आपको अपने माइंड पर सेटल डाउन रखनी है। अगर इसके बाद ये जो बीच के बचे हुए एरिया हैं मैंने यहां मार्किंग कराई तो आपके दिमाग से सारी चीजें स्किप होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो याद रखें मैंने क्या क्या बताया। मैंने आपको बताया कि आपको क्रम याद रखना है, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, फिर बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, जर्मनी के बाद आपको इधर दिखाई देगा पोलैंड, पोलैंड के बाद इधर दिखाई देगा बेलारूस। याद रखिए बेलारूस इज अलाइन नेशन ऑफ रशिया, एंड यूक्रेन रशिया वॉर में जो है इसे काउंटर भी करता है। याद रखें आगे आपको दिखाई देगा यूक्रेन, यूक्रेन के आगे फिर उस तरफ रशिया है। यहां मैंने ब्लैक सी के नेशंस का ऑर्डर लिख रखा है, यहां मैंने कैस्पियन का ऑर्डर लिख रखा है, ये मैंने भूमध्य सागर के बारे में बता रखा है, और ये आपको जो है इतने नेशंस के बारे में इस एरिया में रहते हुए आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो हमने जो है वो नॉर्थ अमेरिका देखा, हमने साउथ अमेरिका देखा, हमने यूरोप देखा, हमने अफ्रीका देखा। अब हमारा जो बचा हुआ पार्ट है वो है एशिया। तो आइए हम एशिया को मार्क करना स्टार्ट करते हैं। चलिए याद रखें आपको जो है कुछ इस प्रकार से यहां अफ्रीका दिखाई देगा, जिसका हमें अभी कोई कार्य नहीं है, इसलिए हम इसे जो है शेडेड फॉर्म में बनाएंगे। इसी प्रकार से यहां आपको जो है, जस्ट अ सेकेंड, यहां आपको जो है वो दिखाई देगा, ये है अरब का प्रायद्वीप। इस प्रकार से चलते हुए आएंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा ये है ग्रेट इंडिया, यहाँ आपको जो है वो चाइना दिखाई देगा, और इस प्रकार से चलते हुए आप जाएंगे तो ये एरिया इज कंप्लीटेड। फाइन। अब यहाँ पर आपको जो है वो इंडोनेशिया दिखाई देगा, और थोड़ी सी आपको यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन फील हो सकती है। ओके, तो चलिए इस कॉम्प्लिकेशन को करते हैं दूर। और याद रखिए ये वाला जो पार्ट है यहाँ आप देख पाएंगे इसे बेसिकली कहा जाता है ओमान। मैंने पहले भी मार्किंग कराई है इसकी। याद रखिए इसे कहा जाता है यमन। क्लियर? ये यमन है, ये ओमान है। अब इसके ऊपर आएंगे तो याद रखें यहां पर फिर जो है मेजॉरिटेरियन जो पार्ट है ये आपको दिखाई देगा सऊदी अरेबिया का। फाइन। अब यहां कुछ छोटे देश भी हैं पर जीडीपी बड़ी है। कौन से हैं वो देश? तो सबसे पहले याद रखें कि आपको ऑर्डर हमेशा याद रखना है। यहां याद रखें इस स्थान पर आपको दिखाई देगा यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहां आपको दिखाई देगा कतर,
और याद रखें यहां आपको दिखाई देगा कुवैत। याद रखें इसके बाद यहां आपको इस स्थान पर जो है वो दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। याद रखिए यहां आपको जॉर्डन दिखाई देगा। ओके, तो आपको यहां तक का पता होना चाहिए। इसके पश्चात जो है इस स्थान पर आपको ईरान दिखाई देगा। सेटल करते जाएं दिमाग में, फिर जब मैं डिटेल में बनाऊंगा तब हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। क्लियर? यहां आपको जो है वो इराक दिखाई देगा। क्लियर? यानी कि इराक जो है वो काफी बड़ा है एज कंपेयर टू ईरान। ओके, चलिए यहां आ जाएं। ये है इराक। इसके पश्चात याद रखें यहां पर आपको जो है वो इंडिया दिखाई देगा। जस्ट अ सेकंड, मैं इसे जो है थोड़ा करेक्ट कर दूं, अदरवाइज आपको थोड़ा समझने में समस्या होगी। क्लियर? चलिए तो आ जाए, यहां ध्यान दें। याद रखें कि इस स्थान पर आपको जो है वो भारत दिखाई देगा और अभी मैं एक रफ बॉर्डर बनाकर यहां छोड़ देता हूं। फाइन, तो आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए हम इसे बना ही देते हैं। कुछ इस तरीके से आपको यहां इंडिया दिखाई देगा। याद रखें कि इसके पश्चात जो है ये वाला जो पोर्शन है कुछ इस तरीके से ये आपको दिखाई देगा। जस्ट अ सेकेंड, साइज पर ना जाएंगे, साइज पर फोकस ना करें। याद रखें कि इस स्थान पर जो है आपको पाकिस्तान दिखाई देगा इस तरीके से बॉर्डर बनाता हुआ। क्लियर? अब ये याद रखें कि जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे थोड़ा सा रीएडजस्ट कर दूं। ये आपको पाकिस्तान की बॉर्डर्स दिखेंगी और इसके ऊपर जो है आपको अफगानिस्तान दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। ओके, तो यहाँ आपको अफगानिस्तान मिलेगा, यहाँ आपको जो है वो पाकिस्तान वाला एरिया दिखेगा और याद रखिए कि इस स्थान पर आपको जो है ये इंडिया दिखाई देगा। ओके, तो ये हुआ आपको एशियन नेशंस को याद करने का एक तरीका। अब इसमें जो है यहां पर कौन कौन से नेशंस आते हैं, तो याद रखें मैंने द्वीप वाले चैप्टर में इसे डिटेल में समझा रखा है। अगर आपने ना देखा हो तो आप वहां जाकर इसे जो है वो आसानी से समझ पाएंगे। क्लियर? जैसे अगर मैं आपको नटशेल करूं तो यहां पर आपको जो है वो इस प्रकार से दिखाई देगा। ये म्यांमार वाला पार्ट है। याद रखिए कि म्यांमार वाले पार्ट से हमें जो है नॉर्थ ईस्ट में एंट्री मिलती है। इसी प्रकार से आप आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है जस्ट अ सेकेंड, यहाँ आपको दिखाई देगा ये स्थान, ये है थाईलैंड वाला पोर्शन। याद रखें थाईलैंड वाले पोर्शन में आपको यहाँ पर ये बॉर्डर बनाता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पर फिर एक लैंडलॉक नेशन दिखाई देगा, एकमात्र स्थल रुद्ध देश इस एरिया का, जिसे कहा जाता है लाओस। क्लियर? इसके अलावा फिर यहां पर आपको जो है एक देश दिखाई देगा, इसे कहा जाता है वियतनाम। फाइन, फिर यहां पर आपको एक देश दिखाई देगा जिसे कहा जाता है कंबोडिया। फाइन, इस प्रकार से यहां पर आप पाएंगे कि ये बॉर्डर्स आगे तक हैं बेसिकली। जस्ट अ सेकेंड, यहां पर मैं थोड़ा सा क्लीन करूं तो ये आप पाएंगे कि यहां तक इस प्रकार से आएगा, बॉर्डर नहीं बनाएगा, नीचे तक आएगा जरूर थोड़ा सा। फाइन, अब कुछ इस तरीके से जो है ये बॉर्डर चलती हुई आएगी यहां नीचे तक थाईलैंड की, और ये बच्चा वाला जो पोर्शन है याद रखें ये आपको दिखाई देगा मलेशिया के नाम से। फाइन, तो यहां से फिर पोर्शन में करा चुका हूं और डोंट वरी, मैं जब इस एरिया में आऊंगा तो फिर डिटेल में इसके बारे में भी करेंगे हम। यहां पर आपको इंडोनेशिया दिखाई देगा। इसी प्रकार से आपको इस स्थान पर जो है वो क्या दिखाई देगा, यहां पर आपको दिखाई देगा एक द्वीप जिसे कहा जाता है बोर्नियो। जापान और इसके बाद वाली द्वीप अभी मैं आपको फिर से एक बार इसके दर्शन जरूर करा दूंगा। इसके अलावा याद रखें कि यहाँ अदर देश कौन कौन से हैं, तो यहाँ याद रखें यहाँ एक आपको जो है वो श्रीलंका दिखाई देगा। लक्षद्वीप हमारा ही पोर्शन है। इसके अलावा मैं पहले भी बता चुका हूँ यहाँ पर आपको जो है वो दिखाई देगा एक मालदीव्स। मालदीव्स के पश्चात याद रखिए आपको यहाँ इसके नीचे आएंगे तो यहाँ आपको जो है वो छागोस द्वीप, ये आपको सुकोत्रा द्वीप दिखाई देंगे। छागोस के नीचे आएंगे तो यहाँ आपको सेशेल्स द्वीप दिखाई देंगे। फाइन, और इसके पश्चात यहाँ आएंगे तो याद रखिए आपको यहाँ पर जो है वो मॉरिशस दिखाई देगा। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर, इसके रिस्पेक्टिवली ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको जो है वो दिखाई देगा इस प्रकार से द्वीप समूह। अब यहाँ याद रखें कि यहाँ से रिलेटेड एन नंबर ऑफ जो है जियोपॉलिटिकल थ्योरीज हैं। आपको अगर मैं बताने पर आऊं तो चाहे मैकेंडर की थ्योरी हो, चाहे ल्यूइस की थ्योरी हो, चाहे वेनिस की थ्योरी हो, चाहे इंडियन ओशन ह्यूम्स थ्योरी हो, या फिर जो है वो जियोपॉलिटिकल मैकेंडर्स स्पेसिफिक थ्योरीज हो, बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जो इस रिगार्डिंग आती है और आपके आंसर को जो है
सुपर रिच कर देगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपका आंसर चेक करने वाला जो एग्जामिनर होगा, वो एग्जामिनर जो है वो ये जान जाएगा कि वो एक एक्सपर्ट का आंसर रीड कर रहा है। इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। इफ यू वांट देन मैं जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स पर डेडिकेटेड वीडियो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट लेकर आऊंगा। ओनली इफ यू वांट, अगर आपका इंटरेस्ट होगा। देखिए, वीडियो बनाने पर आप उसे देखें, उसका रीच हो, जो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तब वीडियो बनाने में जो है वो इंटरेस्ट डेवलप होता है। और खासकर ये काम जो है वो थोड़ा सा जो है हार्ड वर्क का होता है, थोड़ी रिसर्च करनी होती है, टॉपिक स्पेसिफिक जाना पड़ता है, रीड करना पड़ता है। तो अगर आप रिक्वायर्ड है, अगर आप इसे देखेंगे, तो जरूर मैं जो है इन थ्योरीज को लेकर आऊंगा जो आपके आंसर को काफी एनरिच कर सकती है। याद रखिए कि आपकी कॉपी जब कोई रीड करेगा, आप जब मेंस लिखेंगे, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में डेफिनेटली काम आएगा, क्योंकि वो सारा टॉपिक जो है जियो पॉलिटिक्स है, ज्योग्राफी भी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी पॉलिटिक्स भी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपका आईआर भी कवर करेगा। तो ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में काम आएगा ही, साथ में फिर जो है ये अदर प्लेसेस में भी काम आएगा। जब आप मेंस का आंसर राइटिंग करोगे, आपको एन नंबर ऑफ प्लेसेस मिलेंगे। आप इसे पॉलिटिक्स में यूज कर सकते हो, आप इसे पॉलिटी में यूज कर सकते हो। आईआर का तो ये बेस है। अगर किसी ने विदाउट जियो पॉलिटिक्स आईआर पढ़ा, मतलब उसने सिर्फ गप्पे पढ़ी हैं। ये याद रखें कि आपको आईआर में आपको रिलेशन अगर समझना है, तो रिलेशन हमेशा बिल्ड होता है किस पे? इंटरेस्ट पे। याद रखें कि रिलेशन है, इसका मतलब इंटरेस्ट है वहां। अगर वहां इंटरेस्ट नहीं है, मतलब वहां रिलेशन नहीं है। यानी कि अगर आपने सिर्फ ये पढ़ा कि रिलेशन है इंडिया का, आपने ये नहीं पढ़ा क्यों है, तो यूपीएससी क्या रिलेशन है ये पूछता ही नहीं है। क्यों रिलेशन है वो ये पूछता है। भारत ने वियतनाम के साथ 30 साल से कोई रिलेशन नहीं बनाए थे, माफ कीजिएगा 50 साल तक कोई रिलेशन नहीं बनाए थे। अचानक इंडिया ने जो अपनी एम्बेसीज एक्टिव कर दी वियतनाम के साथ, एक साल के अंदर 12 एग्रीमेंट साइन कर डाले। रीजन क्या था? वियतनाम सेज कि ये इंडियन ओशन है, अगर ये इंडियाज ओशन नहीं है, यानी कि अगर ये हिंद महासागर और हिंदुस्तान का सागर नहीं है, तो फिर ये भी साउथ चाइना सी है, चाइना का सी नहीं है। जैसे ही वियतनाम के साइड से ऐसे स्टेटमेंट्स या फिर वियतनाम के अंदर ऐसे स्टेटमेंट दिखना स्टार्ट होंगे, इंडिया रिलेशन बेटर कर लेगा। इसी प्रकार से जो है, जब इंडिया ने नॉर्डिक नेशन के साथ कभी कोई रिलेशन नहीं बनाया, लेकिन आज के समय नॉर्डिक नेशन के साथ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन सारे देशों के साथ जो है भारत लगातार अपने रिलेशन इंप्रूव कर रहा है। रीजन क्या है? इंटरेस्ट। आर्कटिक मेल्ट हो रहा है, तो अंदर जो है वो क्या भरा हुआ है? अंदर भरा हुआ है ऑयल। याद रखें कि आज जिन गल्फ कंट्रीज पर डिपेंडेंसी है, वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी इंडिया की। भारत जो है वो सीधे ले सकेगा तेल इन नॉर्डिक नेशन का, और नॉर्डिक नेशन भी रिलेशन बनाना चाहेंगे, चाहे नॉर्वे हो, स्वीडन हो, फिनलैंड हो। कारण क्या है? रिच जरूर है पर ट्रेड नहीं करते। एवरीवन नोस कि ये रिच इसीलिए है क्योंकि इनकी जनसंख्या कम है, और जनसंख्या आज नहीं तो कल बढ़नी तो है। तो याद रखें कि ये नेशन भी चाहते हैं कि बढ़ती हुई जीडीपी के साथ इनका रिलेशन हो, और इसके लिए नेशन जो है वो कंटिन्यूसली भारत के साथ अपने रिलेशन बनाना चाहेंगे, इंगेजमेंट बढ़ेगा भारत का। तो ये बेसिकली बेसिस होता है। ऐसे एन नंबर ऑफ आधार है। रशिया जो है वो भारत के साथ क्यों ऑल वेदर फ्रेंडशिप रखता है? याद रखें कि रशिया जानता है एशिया का सबसे बड़ा प्लेयर आज नहीं तो कल इंडिया ही बनेगा। कारण क्या है? लंबे समय में कम्युनिस्ट कंट्री बिखरती जरूर है, और भारत कम्युनिस्ट नहीं है। भारत जो है वो रिफॉर्मिंग डेमोक्रेसी है, बढ़ती हुई डेमोक्रेसी है, बदलती हुई डेमोक्रेसी है। ये हर उस चेंज के साथ जो वर्ल्ड में आने वाले हैं चेंज होगा, और भारत रहेगा। फाइन, आप या मैं रहे ना रहे, इंडिया हमेशा रहेगा। और जब इंडिया रहेगा तो इंडिया के साथ रिलेशन जो है वो रशिया हमेशा मेंटेन करना चाहेगा, बिकॉज रशिया नोज कि इतनी लंबी हिस्ट्री है इंडिया की, उतनी लंबी हिस्ट्री जो है वो रशिया की भी है। अब रशिया अगर है, इंडिया अगर है, तो रशिया कभी बॉर्डर नहीं बनाता हिंद महासागर के साथ। और याद रखिए, जियोपॉलिटिकली हिंद महासागर जो है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ओशन है। पहला अटलांटिक होता है, दूसरा हिंद महासागर होता है। अब हिंद महासागर का किंग कौन? तो किंग आज नहीं तो कल बनना इंडिया को ही है, और इंडिया के साथ रिलेशन रशिया के लिए रिक्वायर्ड है। इसलिए ऑल वेदर फ्रेंडशिप विदाउट एनी इफ एंड बट रशिया यूज्ड टू प्ले। फाइन। तो ये सारी चीजें कहां से निकलती हैं? ज्योग्राफी से। तो जब तक आपको जियोपॉलिटिक्स समझ में नहीं आएगी, आपको ज्योग्राफी समझ में नहीं। इफ ओनली यू रिक्वायर्स, आपका इंटरेस्ट होगा, तो डेफिनेटली इन टॉपिक्स पर जो मैं करंट अफेयर के लिए कराता हूं, उनकी थोड़ी लेंथ बढ़ाई जाएगी, और उन टॉपिक्स में फिर जियोपॉलिटिक्स को डाला जाएगा। जैसे ये सीरीज स्टार्ट हुई, वैसे हम जो है एक टॉपिक करना स्टार्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपका आंसर इंप्रूव करेगा। चलिए, तो अब ये जो है यहां से ऊपर चाइना आ जाएगा, चाइना के ऊपर मंगोलिया, और फिर रशिया। तो यहां हमने बहुत सारी कंट्रीज को मार्क करा। याद रखें, यहां इंडोनेशिया आएगा, यहां पर याद रखें मलेशिया आएगा, यहां बांद्रा सीरी बागवान आएगा, फिर फिलीपींस आएगा, और फिलीपींस के लिए याद रखेगा इसकी कैपिटल मनीला है। इसी प्रकार से यहां पर जो है मैं पहले मार्क करा चुका हूं, इसलिए मैं यहां आपका समय नहीं लूंगा। यहां पर आपको सिंगापुर दिखाई देगा। इसी प्रकार से आगे जाएंगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा। तो रशिया वाला पार्ट बाय डिफॉल्ट जो है वो क्लियर है। तो यहां याद रखें कि अगर हम देखना चाहें तो इस प्रकार से जो है आपको इस स्थान पर चाइना देखने को मिलता है। ये हमने जो है वो मैक्सिमम नेशंस को मार्क कर लिया है।
आई थिंक ये आपके दिमाग में सेटल हो चुका होगा। मैं एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि समझिए कि 1-1.5 घंटे की क्लास आपको मिल पाती है यहाँ। मैं खुद चाहता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जो सच में पढ़ना चाहते हों, जिनमें सच में जो है वो करेज हो पढ़ने का, वो आएँ हमारे साथ। वो आएँ हमारे साथ जर्नी में, जहाँ प्रोफेशनल मैनर में हम उनके साथ डील करें। 1 टू 1 जब जो है स्पिरिट के साथ, याद रखें एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है जब 3 घंटे की क्लास होती है। टीचर जो है अपने फुल स्टैमिना से, फुल एफर्ट से, फुल एफिशिएंसी से पढ़ाने का प्रयास करता है। बच्चे में भी लगन होती है और काफ़ी मज़ा आता है उस पढ़ाई में। तो कोशिश करें, जो भी बाधाएँ हैं, देखिए आप चाहें तो मुझे पता है, अगर आप चाहें तो उन बाधाओं से परे निकल सकते हैं। अगर आपने सोच लिया कि आपको पढ़ना है तो कोई नहीं रोक सकता। आएँ इन बैचेस में। 10 अक्टूबर लास्ट डेट है। कोशिश करें कि डेट से पहले आप इसे एनरोल कर लें। मैं जो है उसमें ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगा, काफ़ी मज़ा आएगा उस जर्नी में। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी अपने कमेंट ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। एक-एक कमेंट मैं रीड करता हूँ और याद रखें कि इसे थोड़ा-सा जो है वो शेयर करें, इसकी रीच बढ़नी चाहिए बिकॉज़ ये थोड़ा-सा जो है वो लेथार्जिक वर्क है, थोड़ा जो है वो अ, हाथ से करने वाला काम है तो थोड़ा-सा एफर्ट लगता है। तो कोशिश करें कि इसे एटलीस्ट आप एक ग्रुप में शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।